अस्सलामुअलैकुम। तमारा ने कहा हमें हलाक नहीं करोगी तो हमारे जहर से डर कर जिंदगी गुजारती रहोगी। एक जानिसार ने अपने एटमी लिबास के बटन को 2 उंगलियों से थाम कर कहा, मैं अपने हाकिम और शहजादी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम दोनों। उसकी बात पूरी होने से पहले पारस के लिबास में से एक एटमी शवा निकली। फिर देखते ही देखते उस जानिसार के वजूद के टुकड़े टुकड़े हो गए। सबने हैरानी से देखा। लकी, सेवन और पारस आम से लिबास में थे, लेकिन इससे निकलने वाली एटमी शवा ने एक जिंदा वजूद के चीथड़े उड़ा दिए थे। पारस ने कहा, क्यों सोलारस, ये कैसा कमाल है। हम आम से लिबास में हैं, लेकिन इसमें से भी एटमी शवाएं निकलती हैं। सोलारस ने अपने सीने पर हाथ रखकर सर को झुकाकर कहा, मैं मानता हूं कि तुम बहुत बाकमाल हो। तुम तमारा से बहुत मोहब्बत करते हो। मैं तुम्हें तमारा का वास्ता देकर इल्तिजा करता हूं, मुझे दोस्त ना बनाओ, अपना गुलाम बना लो। मेरी बेटी तमारा की कनीज बनकर रहेगी। तुम बाप बेटी खलाई सफ़र की तैयारियां करके जाने ही वाले थे, फिर यहाँ गुलाम और कनीज बनकर रहने की क्या ज़रूरत है। हमें यकीन नहीं है कि तुम हमें इस जोन से जाने का मौका दोगे। अजीब ना शुक्रे हो। मैंने और तमारा ने तुम बाप बेटी के बेडरूम में रहकर तमाम सामान्य सफ़र बांधा है, फिर भी कह रहे हो कि हम जाने नहीं देंगे। तमारा ने कहा, हम चाहते हैं कि ठोकरें खाते रहने के लिए यहाँ से जाओ। आखिरकार घूम फिर कर हमारे जहर से मरने के लिए दोबारा हमारे सामने आ जाओ। क्या ये हमारी फ़राक दिली नहीं है कि हम तुम्हें कुछ अरसे जीने का मौका दे रहे हैं। बदी बदी ने पूछा, क्या वाकई हम यहाँ से जाएं? पारस ने कहा, बेशक जाओ, मगर जाने से पहले ये तो देख लो कि हम मरने के बाद जिंदा कैसे हो गए। वो सब तवज्जो से देखने लगे। तमारा और पारस जेब से एक लोशन निकालकर अपने चेहरों पर लगा रहे थे। फिर उन्होंने रुमाल से चेहरे को साफ किया तो सबने हैरानी से देखा, वहाँ तमारा और पारस नहीं थे। उनकी जगह सोलारस का एक जानिसार और उसकी महबूबा खड़ी हुई थी। उस जानिसार ने कहा, सोलारस आज़म, हम मजबूर हैं। वो दोनों साए हमारे अंदर हैं। वो जैसा चाहते हैं हम वैसी ही हरकतें करते हैं। और इस वक्त भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, पारस की मर्ज़ी से मेरी ज़ुबान हिल रही है और आवाज़ निकल रही है। उसकी महबूबा ने कहा, मेरे अंदर भी तमारा कह रही है कि आपने पहले जिस तमारा और पारस को हलाक किया था वो भी आपके जानिसार थे। उनके चेहरों पर भी ऐसे ही मेकअप किया गया था जैसा भी आपने हमारे चेहरों पर देखा था, और हमें तमारा और पारस समझकर धोखा खा रहे थे। उस जानिसार ने कहा, हमने आम सा लिबास पहना है, लेकिन हमारे अंदर दोनों सायों ने एटमी लिबास पहन रखा है। उसी लिबास की एक एटमी शवा ने मेरे सामने से निकलकर अभी आपके एक जानिसार को हलाक किया है। बाप बेटी के चेहरे जर्द पड़ गए। ऐसे चालबाज दुश्मन से वो कभी नहीं टकराए थे। उसी जानिसार ने कहा, सोलारस, अब तुम्हारे पास ताकत रही है ना हुकूमत करने की सलाहियतें, इसलिए मैं तुम्हारा जानिसार बनकर नहीं रहूँगा। यूं भी तुम जा रहे हो, पारस कह रहा है तुम अपने साथ अपने जानिसारों को ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो। सोलारस ने कहा, मैं पारस की फ़राक दिली को सलाम करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपनी बेटी के साथ जाना चाहता हूँ। उस जानिसार ने कहा, आओ और महल की छत पर चलो। वो बाप बेटी उस जानिसार के पीछे चलते हुए महल की छत पर आए। ऐसे वक्त उनके साथ कोई गार्ड नहीं था। छत पर पहुंचकर सोलारस ने अपने जूतों के तले एड़ी की तरफ से खींच कर निकाले। वो चाहता था कि सिर्फ अपने फ्लाइंग शूज़ को इस्तेमाल करे और उसी के साथ बेटी को ले जाए, ताकि बेटी के शूज़ बाद में उनके काम आए। तमारा ने बदी बदी के अंदर आकर कहा, जाओ, मगर ये कभी ना भूलना कि तुम्हारे जिस्म मेरे जहर की अमानत है। जाओ, ठोकरें मुबारक हों। वो बदी बदी के अंदर से निकल आई। अब फ्लाइंग शूज़ से एटमी शोले निकल रहे थे और वो बाप बेटी तेज़ी से बुलंदी की तरफ जा रहे थे। उनसे पहले सासा निकल आई और सासा मोराई वो जोन छोड़कर जा चुके थे। खलाई स्टेशन से देवी और पाशा आ रहे थे। पता नहीं वो दोनों भी कब तक जोन में रहकर जाने वाले थे, लेकिन सब जोन से निकलकर कहाँ जा रहे थे। जाहिर है कि वो सब किसी एक मंजिल की तरफ नहीं गए थे। एक ही मंजिल पर पहुँचने का नतीजा ये होता कि वो आपस में लड़ने मरने लगते, जबकि वो सब शिकस्त खाकर पहले से ज़्यादा ताकतवर बनने के लिए खला के मुख्तलिफ हिस्सों में गए थे, और खला की नामालूम वुसअतों में नामालूम कैसी कैसी दुनियाएँ आबाद होंगी। इस सिलसिले में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमा चुके हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं। निकोलाई, मोराई, बदी बदी और सोलारस किन जहानों में गए हैं उसका जिक्र बाद में होगा। अभी तो खलाई स्टेशन से देवी, पाशा और बागियों की फौज आ रही थी। उनमें से कोई साय में तब्दील नहीं हुआ था, लेकिन सोलारस ने शी तारा से सुन लिया था कि खलाई स्टेशन से 3 अदद मुसल्लह साए जोन में आएंगे। सोलारस बेटी के साथ खला में परवाज़ करते वक्त इस साय बनने वाली फ़ौज की नज़रों में नहीं आना चाहता था, इसलिए वो जोन से निकलकर दूसरे रूट पर गया था। देवी और पाशा 3 अदद जानिसारों के साथ जोन में आ गए। वो सब जनूबी हिस्से में पहुंचे थे। वहां की राब्ता चौकी की मुसल्ला पुलिस ने जब 30 अदद एटमी लिबास वालों को देखा तो उनके आगे अपने हथियार फेंक दिए। एटमी लिबास वाले एक अफसर ने पुलिस वालों से कहा, मैं अपनी फ़ौज का कमांडर हूँ, यहाँ सोलारस की हुकूमत का खात्मा करने आया हूँ। अगर तुम पुलिस वाले अवाम की हुकूमत कायम करना चाहते हो तो हथियार उठा लो। फिर कमांडर ने महल वालों से फ़ोन पर रब्ता किया। महल के नाज़म ने बताया कि सोलारस अपनी बेटी के साथ ये जोन छोड़कर जा चुका है। कमांडर ने जोन के नाज़म आला से फ़ोन पर कहा, जैसा कि तुम जानते हो
सोलारस ने हमारे खौफ से ये जोन छोड़ दिया है, लिहाजा पूरे जोन में वक्फे वक्फे से ऐलान कराते रहो कि अब यहाँ अवामी हुकूमत कायम करने के लिए फ़ौज आ चुकी है। यहाँ के वो तमाम साइंसदान, डॉक्टर, इंजीनियर और दानिश्वर जिन्हें 3 साइंसदानों ने कभी उभरने का मौका नहीं दिया, वो कल सुबह 10 बजे सोलारस के महल में तशरीफ़ ले आएँ और जोन के तमाम अहम शोबों के ज़िम्मेदार अफसरान भी सोलारस के महल में आ जाएं। हमारे लिए 20 अदद फ्लाइंग कारें फ़ौरन रवाना करो। डमी शीतारा ने फ़ोन पर नाज़मी आला से कहा, क्या पारस यहाँ मौजूद है? मैं उससे गुफ्तगू करना चाहती हूँ। आप महल के नाज़म से मालूम करें। उसने महल के नाज़म से रब्ता करके पारस के मुतल्लिक पूछा। उसने जवाब दिया, सोलारस और उसकी बेटी रवानगी के वक्त तमारा और पारस महल की छत पर थे। पता नहीं उनकी प्लानिंग क्या थी। उन बाप बेटी की रवानगी के बाद जब बार बार तमारा और पारस को मुखातिब किया गया और कोई जवाब ना मिला, तो यही बात समझ में आई कि वह दोनों साहिब भी उन बाप बेटी के साथ चले गए हैं। शीतारा ने कहा, जब निकोलाई और मोराई यहाँ से गए थे तो ये कहा जा रहा था कि तमारा और पारस साय बनकर उनके ताक़ुब में गए हैं। महल के नाजिम ने कहा, सिर्फ इतना ही नहीं, वह दोनों साय जिस्मानी तौर पर ज़ाहिर होकर महल में आए थे। सोलारस ने उन्हें तमारा और पारस समझकर हलाक कर दिया था। बाद में पता चला कि जिन्हें हलाक किया गया था वो नकली तमारा और पारस थे। क्या पारस ने सोलारस से इंतकाम नहीं लिया? इससे बड़ा इंतकाम और क्या होगा कि उसने सोलारस को साय बनाने वाली गोलियों का जाली फार्मूला दिया था। वो बाप बेटी एक बार साय बनने के बाद दूसरी बार साय में तब्दील नहीं हो सके। उन्हें यहाँ की हुकूमत से दस्तबरदार होकर भागना पड़ा। हैरानी की बात यह कि पारस ने उन बाप बेटी को फरार होने का मौका दिया, जबकि वो जानी दुश्मन थे। वो उन दोनों को हलाक कर सकता था। शीतारा ने पूछा, अब तुम लोगों का ख्याल है कि वो दोनों साय बाप बेटी के साथ जा चुके हैं? जी हाँ, वो दोनों पहले भी निकोलाई और मोराई के साथ गए थे, फिर वापस आ गए थे। तवक्को है कि वो शायद फिर वापस आ जाएं। जोन का नाज़्म आला तमारा और पारस के बारे में कुछ नहीं जानता है। क्या वो दोनों यहाँ के अहम अकाबरीन और माहिरीन से रब्ता नहीं रखते थे? जब उन दोनों के बारे में नाज़्म आला कुछ नहीं जानता है तो दूसरे अहम शोबों के अफसरान भी शायद ही उनके मुतल्लिक कुछ जानते हों। शीतारा ने फ़ोन बंद किया, फिर पाशा को देखते हुए कहा, वो पक्का बदमाश है। अब तक यहाँ से 3 साइंसदानों को भगा चुका है, लेकिन यहाँ का नाज़्म आला ऐसे कारनामे अंजाम देने वाले से बेखबर है। किसी हुक्मरान के लिए यहाँ की कुर्सी खाली है, लेकिन पारस ने कुर्सी पर ना तो खुद कब्जा जमाया और ना ही किसी नुमाइंदे को इस कुर्सी पर बिठाया, जबकि वो आसानी से ऐसा कर सकता था। पाशा ने कहा, उसकी ऐसी हरकतें हमें फ़िक्र में मुब्तला कर देती हैं कि आखिर वो चाहता क्या है। अगर हुकूमत करना नहीं चाहता था तो साबका हुक्मरानों को यहाँ से क्यों भगाया? शीतारा ने कहा, इससे ज़्यादा हमें फ़िक्र में मुब्तला करने वाली बात यह है कि वो कहाँ है। मेरी अकल तस्लीम नहीं करती कि वो सोलारस के साथ यहाँ से जा चुका है। वो चालबाज हमारी राहों में नादीदा दीवार बनने के लिए मौजूद है। हो सकता है हमारे करीब ही मौजूद हो, बादशाह ने कहा, और प्लेटफॉर्म पर इंचार्ज को चंद घंटे के लिए साया बनाने वाली भी खामोश है। मुझे पहले से यकीन था कि उस साया बनाने वाली का ताल्लुक बाबा साहब के दायरे से है। वो इस जोन में आते ही पारस से मुलाकात करने गई होगी। फ्लाइंग कारें आ गईं। वह सब 2-2 की तादाद में उस पर सवार हो गए। हर कार के साथ एक एक ड्राइवर था। उन ड्राइवरों में मर्द भी थे और औरतें भी। रोशना और पाशा जिस कार में सवार हुए उसकी ड्राइवर एक हसीना थी। डमी शीतारा और PP7 की कार का ड्राइवर एक खूबरू जवान था। कमांडर ने कहा, ये कारें परवाज कर सकती हैं, लेकिन हम इन कारों में सड़कों पर से गुजरेंगे। यहाँ के लोगों को यकीन दिलाते हुए जाएंगे कि हम इनकी हुकूमत कायम करने आए हैं। वह तमाम कारें सड़कों पर से गुजरने लगीं। रास्ते में कहीं हरियाली थी और कहीं छोटे बड़े शहर थे। शहरों में इन कारों की रफ्तार सुस्त हो जाती थी। एटमी लिबास पहने हुए जानिसार चीख चीख कर लोगों से कहते थे कि गुलामी का दौर ख़त्म हो चुका है, अब वो सब आज़ाद हैं और जल्दी वहाँ अवामी हुकूमत कायम की जाएगी। शहरों से निकलने के बाद वो कारें 150 किलोमीटर की रफ्तार से फासला तय कर रही थीं। सफ़र के दौरान डमी शीतारा और PP7 के ड्राइवर ने पूछा, PP7, ये जो तुम्हारे साथ हसीना है इसका नाम क्या है? PP7 ने कहा, ये मेरी मालका है। तुम यहाँ के सरकारी मुलाजिम हो, अपना काम करो, नाम ना पूछो। वो दोनों खलाई ज़ुबान में बोल रहे थे। साया बनी हुई देवी अपनी डमी के अंदर रहकर उनकी बातें किसी हद तक समझ रही थी। नौजवान ड्राइवर ने कहा, PP7, तुम ये भूल रहे हो कि पिछली सरकार ख़त्म हो चुकी है। मैं सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ और अवामी हुकूमत में यह हसीना एक रोबोट की मालिक नहीं रहेगी, क्योंकि तुम आइंदा हुकूमत की प्रॉपर्टी रहोगे। अवामी हुकूमत में किसी से कोई चीज़ छीनी नहीं जाती। फिर मेरी मालका से मुझे क्यों छीन लिया जाएगा? इसलिए कि तुम इसी जोन में तैयार किए गए हो। तुम इस हसीना की नहीं, इस जोन की मलकियत हो। देवी ने सोच के जरिए अपनी डमी शीतारा से कहा, इसके अंदाज़े गुफ्तगू से ये शुबा हो रहा है कि यह पारस है, तुम इससे बातें करो। डमी ने कहा, तुम दोनों अपनी ज़ुबान में गुफ्तगू कर रहे हो और मैं खुद को गैर और अजनबी समझ रही हूँ। क्या तुम PP7 की तरह अंग्रेज़ी बोल सकते हो? नौजवान ड्राइवर ने कहा, हमारे दिमाग में कुदरती तौर पर ट्रांसलेटर है, उसके ज़रिए हम किसी भी ज़ुबान को समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। क्या मैं अभी सही अंग्रेज़ी बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे खुशी हो रही है। मैंने PP7 से तुम्हारा नाम पूछा था। मेरा नाम शीतारा है और तुम्हारा नाम? मेरा नाम पारस है।
देवी और शीतारा दोनों चौंक गई, हैरान भी हुई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि पारस चेहरा बदलने के बाद अपना असली नाम बता देगा। डमी ने देवी की हिदायत के मुताबिक कहा, अगर तुम पारस हो तो तुमने अपना चेहरा क्यों तब्दील किया, और अगर तब्दील किया है तो असली नाम क्यों बता रहे हो? दरअसल मैं हमेशा साया बनकर रहना नहीं चाहता। जब मुझे पता चला कि पातशाह खलाई स्टेशन तक पहुंच गया तो मैंने ये भेस बदल लिया। अकल कहती है कि पातशाह जैसा खर दिमाग यहाँ तक आ सकता है तो ना जाने और कितने अकल के दुश्मन और जान के दुश्मन आते रहेंगे। तुम पारस हो तो मुझे शीतारा की हैसियत से जानते होगे। फिर मेरा नाम क्यों पूछ रहे थे? मैंने पूछा और तुमने बता दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें शीतारा तस्लीम कर लिया, क्योंकि शीतारा के पास साया बनाने वाली गोलियां नहीं है। तुमने प्लेटफॉर्म के इंचार्ज को साया कैसे बना दिया था? मैं देवी कहलाने वाली शीतारा हूँ, और वो गैर मामूली गोलियां सिर्फ तुम्हारे खानदान में नहीं है, मेरे पास भी हैं। फिर तुम साया क्यों नहीं बनती हो? तुमने PP7 के साथ खला में सफ़र किया, खलाई स्टेशन में रही, अब यहाँ हो और हर जगह गोश्त पोस्ट के नज़र आने वाले जिस्म में दिखाई देती हो। जब मैं खतरा महसूस करूंगी तो साया बन जाऊंगी। तुम साया बन जाओ या सेब और चुड़ैल, मैं साबित कर दूंगा कि तुम एक डमी हो, देवी शीतारा नहीं हो। PP7 ने गुस्से से कहा, देवी जी ये आपको चुड़ैल कह रहा है, क्या मैं इसकी गर्दन तोड़ दूं? डमी ने कहा, नहीं, गुस्सा बर्दाश्त करो पारस, मैं तुम्हारी चालाकियों और चालबाजियों से मोहतात रहूंगी। पता नहीं तुम क्या सोचकर इस कार के ड्राइवर बनकर आए हो और आइंदा क्या करने वाले हो। मैं तुम्हें अपना मानकर समझाती हूँ कि मेरे रास्ते का पत्थर न बनना। मेरे पास सिर्फ एक रोबोट की ही ताकत नहीं है। तुम खुद पर बुरा वक्त लाना चाहोगे तो फिर दिखाऊंगी कि मैं यहाँ कितनी ताकतवर बनकर आई हूँ। मुझे सिर्फ इतना समझा दो, तुम वक्त मुकर्रा तक रूपोश रहने वाली थी, फिर इस तरह जाहिर होकर इल्म नजूम ज्योतिष विद्या को क्यों झुटला रही हो? मैंने झुटलाया नहीं है, अब भी मेकअप में रूपोश हूँ। लेकिन ये तुम्हारा चलता फिरता बदन तो जाहिर है, इस बदन का वही नाप है ना, 36 32 36। PP7 ने कहा, देवी जी आपसे बदतमीजी कर है, इसकी शामत आ गई है। नहीं PP7, बर्दाश्त करो। ये तुम्हारा रोबोट जब बदतमीजी को समझ रहा है तो गालियों को भी समझता होगा। कम ऑन PP7, इन गालियों के मायने समझो और समझाओ। ये कहते ही वो PP7 और देवी को सड़ी सड़ी गालियां देने लगा। वैसी गालियां थी कि PP7 सुनते ही पागल हो गया। जुनून में मुब्तला होकर आगे बढ़ते हुए खूबरू ड्राइवर की गर्दन दबोच ली। पारस इस ड्राइवर के अंदर था। जैसे ही वो ड्राइवर की गर्दन पर हाथ लाया, उसने उसके अंदर से निकलकर रोबोट के पीछे आकर रेगुलेटर को 0 वोल्टेज पर कर दिया। वह फौलादी रोबोट पूरी तरह ड्राइवर की गर्दन ना दबोच सका, बेजान होकर अगली सीट की तरफ ढलक गया। वह रोबोट देवी का एक ताकतवर सहारा था। उसे अचानक ही बेजान होते देखकर सबसे पहले उसे जानदार बनाने का ख्याल आया। उसका साया फौरन ही डमी के अंदर से निकलकर रेगुलेटर को 0 से वोल्टेज नंबर 2 पर ले आया। पारस का साया उस रेगुलेटर के पास देवी का मुंतजर था। किसी भी साये के मुतल्लिक यह जिक्र हो चुका है कि वो चंद सेकंड के लिए अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को ठोस बना सकते हैं। पारस के साये ने भी रेगुलेटर को 0 पर लाते वक्त अपने एक हाथ को कलाई तक ठोस बनाया था। देवी ने भी जब रेगुलेटर को वोल्टेज नंबर 2 पर लाने के लिए एक हाथ को कलाई तक ठोस बनाया तो पारस ने अपने होंठों को ठोस बनाकर उसकी हथेली की पुश्त को चूम लिया। देवी शीतारा के मुंह से हल्की सी चीख निकली। फिर वो अपने हाथ को साया बनाकर अपनी डमी के अंदर वापस आ गई। उसका दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। इस रूपोश रहने वाली को कभी किसी मर्द ने एक उंगली से भी छूने की जरूरत नहीं की थी। उसने सर से पैर तक खुद को पारस की अमानत बनाकर रखा था। उसी पारस ने उस कमारी के अंदर एक बोसे का धमाका किया था। उसकी जो हालत थी वही जानती थी। जज्बात ने झुरझुरी सी पैदा की। एहसासात ने हया से जुबान बंद कर दी। उसे गुस्सा आया मगर धीमा धीमा सा। प्यार आया तो टूट टूट कर आया। आइंदा होने वाले जीवन साथी की रफाकत कैसी होगी, जैसी भी होगी। उसका पेश लफ्ज़ वो बोसा था। पारस के साय ने रेगुलेटर को वोल्टेज नंबर 1 पर रखा था ताकि PP7 में जान रहे, वो मुतहरिक रहे मगर जुनून में मुब्तला होकर नुकसान पहुंचाने वाली ताकत उसे ना मिले। उसने ड्राइवर के अंदर आकर उसकी ज़ुबान से कहा, PP7 ये ना भूला करो कि तुम्हारी फौलादी कुव्वत रिमोट कंट्रोलर की मोहताज है और हम सायों के रहमो करम से बरकरार रहती है। मैंने तुम्हारी लाइफ पावर को अभी 1 नंबर पर रखा है। तुम पीछे हाथ ले जाकर अपनी ज़रूरत के मुताबिक कुव्वत हासिल कर सकते हो, लेकिन ऐसा करने से पहले याद रखना कि दोबारा मेरी गर्दन दबोचना चाहोगे तो मैं फिर तुम्हें बेजान बना दूंगा। PP7 ने अपना एक हाथ पीछे ले जाकर वोल्टेज नंबर 2 की तवानाई हासिल की। फिर कहा, मैंने अपना एक हाथ रेगुलेटर पर रख लिया। अब तुम इस हाथ को ना हटा सकोगे और ना रेगुलेटर को छू सकोगे। ऐसा कहने के बाद वो अपना दूसरा हाथ ड्राइवर की गर्दन तक बढ़ाना चाहता था कि उसका हाथ ज़रा सा आगे बढ़ा। फिर वो सर से पैर तक स्टॉप हो गया। पारस ने कहा, तुमने ये नहीं सोचा कि मेरे पास रिमोट कंट्रोलर हो सकता है? थोड़ी देर बाद PP7 फिर मुतहरिक हो गया। उसने कहा, देवी जी ये रिमोट कंट्रोलर के ज़रिए मुझे स्टॉप कर रहा है। आप अपने रिमोट कंट्रोलर से मुझे फ़ौरन ही मुतहरिक क्यों नहीं कर रहे हैं? पारस ने कहा, तुम्हारी देवी जी एक मशरकी औरत है। अभी वो शर्म या की बरसात में भीग रही है। तुम फौलादी रोबोट हो, अगर हमारे जज्बात को समझते तो इस वक्त अपने मामले में ना उलझाते। तुम इतने दिन अर्जी दुनिया में रहे,
देवी के साथ जाकर कोई भारतीय फिल्म देख लेते तो अभी मुझे और देवी जी को बारिश में भीगकर नाचने गाने का मौका देते। डमी सितारा देवी की मौजूदा हालत से बेखबर थी। उसने पारस से पूछा, तुम मस्करा बनने के लिए बेतुकी बातें क्यों कर रहे हो? पारस ने कहा, पसे पर्दा जो हो रहा है वो तुम्हारे साथ होता तो मान लेती कि मैं मस्करा नहीं मस्करा करने वाला। पारस ने कहा, पसे पर्दा जो हो रहा है वो तुम्हारे साथ होता तो मान लेती कि मैं मस्करा नहीं मुसखर करने वाला हूँ। क्यों देवी जी, ठीक कहता हूँ ना? असली सितारा की उम्र जो भी रही हो, फिलवक्त 16वें साल का बुखार चढ़ गया था। उसे चुप सी लग गई थी। पारस ने नजर आने वाली सितारा के मुतल्लिक कहा था कि वो उसे डमी साबित कर देगा, और उसने बड़ी चालाकी से उसे डमी साबित कर दिया और यह जान लिया था कि असली सितारा साया बनी हुई है। जनाब तबरेज़ी और आमना फरहाद ने रूहानी टेलीपैथी के जरिए पारस को यह नहीं बताया था कि साया बनाने वाली गोलियां किस तरह असली सितारा तक पहुंचाई गई हैं। इसलिए पारस हैरान था कि वो साया कैसे बन गई और उसने इतनी गोलियां कहाँ से हासिल की हैं। उसने कहा, मेरे मन मंदिर की देवी, तुम्हारी तरह मैंने भी चुप साध लिया, लेकिन चंद सवालात मेरे जहन में चुभ रहे हैं। फिर कभी तन्हाई में सवालात करूंगा। अभी जा रहा हूँ, ये ड्राइवर मेरा अलाकार है। आइंदा इसी के जरिए मुलाकात होगी। इस यकीन के साथ जा रहा हूँ कि अपने रोबोट के जरिए मेरे अलाकार को नुकसान नहीं पहुँचने दोगी। असली सितारा जिस कार में जा रही थी, पारस उस कार से चला गया। रोशना और पाशा जिस कार में सवार थे, उस कार को एक हसीना ड्राइव कर रही थी। पारस की तरह लकी सेवन ने उस हसीना को अपनी आला कार बनाया और साया बनी हुई उसके अंदर मौजूद थी। जब कार में सफ़र शुरू हुआ तो लकी सेवन ने उस हसीना के जरिए कहा, रोशना, तुम मुझे नहीं जानती हो, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए जानती हूँ कि तुम यहाँ की शहजादी बदी बदी की सहेली थी। रोशना ने कहा, उस कमीनी का नाम मत लो, बड़ी सहेली बनती थी, मुझे अर्जी दुनिया में बेयारो मददगार छोड़ कर आई थी। अच्छा हुआ कि यहाँ से जलील होकर भाग गई है। उसके चले जाने से उसके तमाम आशिक उदास हो गए, लेकिन तुम यहाँ जितने आशिक छोड़कर गई थी वो तुम्हें देखकर खुशियाँ मनाएंगे। तुम्हारी रातें भी बड़ी रंगीन गुजरेंगी। वो गुस्से से बोली, क्या बकवास कर रही हो? मैं बदी बदी की तरह बेशर्म नहीं हूँ। मेरा एक ही आशिक है और ये अभी मेरे साथ है। अच्छा, ये नया है? अर्जी दुनिया से लाई हो? रोशना, ये एक ही तुम्हारे पास टिक जाए तो अच्छा है। औरत चाहे जितने जूते बदल कर पहने, लेकिन आशिक एक ही होना चाहिए। आशिक और जूते में फ़र्क होता है। यू शट अप, बकवास मत करो। पाशा ने कहा, क्यों इसे डांट रही हो? ये बात मेरे दिल को लग रही है कि मैं तुम्हारा आशिक नहीं, जूता हूँ। रोशना ने नागवारी से कहा, तुम्हें इसकी बातें मुतासिर कर रही हैं या इसका हुस्न शबाब? हुस्न शबाब मुतासिर करेगा तो मैं इसका नाम और पता पूछ लूँगा, लेकिन तुम मान लो कि ये तुम्हारे बेहिसाब आशिकों के बारे में दुरुस्त कह रही है। क्या मैं बेवफा हूँ? क्या मैं मोहब्बत का फ़रेब दे रही हूँ? रोशना, मोहब्बत की बात ना करो, हम सिर्फ दोस्त हैं। अगर मुझसे मोहब्बत होती तो खलाई प्लेटफॉर्म के अफसरों के साथ तन्हाई में वक्त ना गुजारती। क्या मुझे अहमक समझती हो? क्या नहीं जानती कि मैं गैर मामूली समात के जरिए हज़ारों मील दूर की आवाज़ें भी सुन लेता हूँ? तुमने उन अफसरों के साथ कैसे वक्त गुजारा और उनसे कैसी बातें करती रहीं, वो मैं सब सुनता रहता था। मैंने तुम्हें देवी से ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए उन अफसरों को अपनी तरफ माइल किया था। बज़ाहिर तो यही बात है, लेकिन यहाँ जो कमांडर बनकर आया है, तुमने उसके साथ ये मनसूबा बनाया है कि वो कमांडर अवाम की हमायत हासिल करके यहाँ इक़्तिदार हासिल करेगा और तुम उसकी मलका बनोगी। यह प्लानिंग मुझसे दूर सरगोशियों में हुई थी, लेकिन मेरे सुनने की सलाहियत ने वो सरगोशियाँ भी मुझे सुना दी। रोशना ने उसे घूर कर देखा, फिर कहा, मुझे एतराफ़ कर लेना चाहिए, मैं कमांडर के साथ प्लानिंग करते वक्त तुम्हारी गैर मामूली सलाहियतों को भूल गई थी। वो मुझ पर हज़ार जान से आशिक हो गया और मैं उसकी मकबूलियत को समझती हूँ। वो अवाम का एतमाद हासिल करके यहाँ का हुक्मरान बनेगा तो मैं मलका कहलाऊँगी। मैं तुम्हारी जैसी औरतों को अपने पहलू में से उठाकर फेंक देता हूँ। वस्कर बोली, अपने आप को कंट्रोल में रखो, ये तुम्हारी अर्जी दुनिया नहीं है। अगर तुम मुझे ज़रा सा भी नुकसान पहुंचाओगे तो कमांडर के मातियत तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मगर कमांडर को मैं क्यों जहमत दूं? मेरे बदन पर यह जो एटमी लिबास है यही तुम्हारे चीथड़े उड़ा देगा। पाशा ने कहा, मैंने भी एटमी लिबास पहना हुआ है, क्या तुम बच सकोगी? वस्ते वो बोली, खलाई प्लेटफॉर्म में तुम्हारे लिबास और फ्लाइंग शूज़ को चेक किया गया था। कमांडर ने हुक्म दिया था कि तुम्हें नया एटमी लिबास दिया जाए और तुम खुश हो गए थे। ये जो लिबास तुमने पहने उसे आजमाया नहीं है, चलो मुझ पर आजमाओ। अगर तुम नाकाम रहोगे तो मैं अपने एटमी लिबास को तुम पर आजमाऊंगी। पाशा ने परेशान होकर सोचा, ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पता नहीं ये लिबास बदलने वाली प्लानिंग कब की गई थी, मैं सुन ना सका। शायद मैं इस वक्त किसी दूसरे मामले में मसरूफ़ था। लेकिन इस औरत ने ज़बरदस्त फ़रेब दिया। वह मुस्कुराकर बोली, सोचते क्या हो? अपने इस एटमी लिबास के बटन को 2 उंगलियों में थाम कर एक तरफ घुमाओ, एक एटमी शुआ निकलेगी और मेरा काम तमाम हो जाएगा। पाशा ने दूसरी तरफ घूमकर लिबास के बटन को थामकर खाली जगह की सिमत घुमाया। कुछ नहीं हुआ। इस बटन से एटमी शुआ नहीं निकली। वो बुरी तरह फंस गया था। एक तो देवी दुश्मन थी, दूसरे ये कि इस जोन में पारस कहीं मौजूद था। तीसरी सिमत रोशना अपने एटमी लिबास के बटन को 2 उंगलियों में थाम कर बैठी हुई थी। वो हाथ उठाकर बोला, रुक जाओ, पहले ये बताओ मुझसे दुश्मनी क्या है? तुम कमांडर के साथ रहना चाहती हो तो मैं दीवार नहीं बनूंगा। वो बोली, दीवार बनने में देर नहीं लगती, मैंने ये बदी बदी से सीखा है।
कोई नया मर्द पसंद आ जाए तो पिछले को ठिकाने लगा दो, वरना वो रकाबत में हमारी जान का दुश्मन बन जाएगा। वो ड्राइव करने वाली हसीना से बोली, कार रोको, इसे कार से बाहर जाने दो ताकि इसके वजूद के टुकड़े मेरे बिल्कुल करीब ना हों। ऐसा होगा तो इसके लहू से मेरा बदन गलीज होगा। कार 150 मील फी घंटा की रफ्तार से जा रही थी। रोशना ने डांट कर कहा, क्या तुमने सुना नहीं? कार रोको। उसे अपने अंदर खनकती हुई हंसी सुनाई दी। फिर सरगोशी में कहा गया, तुमने बदी बदी के साथ रहकर बड़ी कमीनी हरकतें सीखी हैं। क्या तुम्हारा के जहर से डरना बदी बदी से नहीं सीखा? वह सहम कर कुछ कहना चाहती थी, इससे पहले कहा गया, जुबान से कुछ ना बोलना। पाशा को मालूम ना हो कि तुम्हारे अंदर तुम्हारा बोल रही है। मेरा साया तुम्हारे अंदर है। मेरे हुक्म के खिलाफ जुबान खोलोगी तो मैं तुम्हारे अंदर थूक दूंगी। वो लरज कर रह गई। सोच के जरिए बोली, अगर तुम तुम्हारा हो तो ये पाशा तुम्हारे पारस का दुश्मन है। क्या तुम अपने लाइफ पार्टनर के दुश्मन को हलाकत से बचाना चाहती हो? अपनी दोस्ती और दुश्मनी हम खूब समझते हैं। तुम फ़ौरन मेरे हुक्म की तामील करो। अपना एटमी लिबास उतार कर पाशा को दे दो। मैं से ये लिबास दूंगी तो वो मुझे मार डालेगा। ये नहीं मारेगा। बातों में वक्त ज़ाया करते हुए ये ना समझो कि कमांडर तुम्हारी हिफाजत के लिए आएगा। क्या वो तुम्हें मेरे जहर से बचा सकेगा? नहीं, तुम्हारे जहर से कोई नहीं बचा सकेगा। मेरे खामोश होते ही तुमने लिबास ना उतारा तो मैं थूक कर चली जाऊंगी। उसके खामोश होते ही वो एटमी लिबास उतारने लगी। जोन में जितने एटमी लिबास थे वो सब सेहतमंद जंगजू अफराद के लिए थे। रोशना ने वो ढीला ढाला सा लिबास सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए पहना था। उसने लिबास उतार कर पाशा की तरफ बढ़ाते हुए रोने के अंदाज में कहा, इसे तुम पहन लो और अपना लिबास मुझे दे दो। पाशा ने हैरानी से उसे देखा, लेकिन सोचने में एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। फ़ौरन उस लिबास को झपट लिया, फिर अपना लिबास उतारते हुए बोला, ये दुश्मनी का अंदाज क्यों बदल गया है? अभी तो तुम मुझे हलाक करना चाहती थी। रोशना ने लकी 7 की हदायत के मुताबिक कहा, खलाई स्टेशन में जिस साया बनकर रहने वाली हस्ती ने हमसे बातें की थी वह भी मेरे अंदर है। उसने हुक्म दिया है कि मैं एटमी लिबास तुम्हें दे दूं, वरना वो मुझे हलाक कर देगी। कमांडर भी मुझे नहीं बचा सकेगा। वो खुश होकर बोला, ए नादीदा हस्ती, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एक मर्द की ज़ुबान से वादा करता हूँ, जब भी तुझे मेरी ज़रूरत होगी मैं तेरे लिए जान कुर्बान कर दूंगा। उसने वो असली एटमी लिबास पहन लिया। फिर कहा, यह मेरी इल्तिजा है कि तुम्हारा साया मेरे अंदर आए और तुम मुझसे मौजूद अहम मामलात पर गुफ्तगू करो। रोशना ने कहा, वो हस्ती कह रही है कि अभी तुमसे बराह रास्त गुफ्तगू नहीं करेगी। वो चाहती है कि कमांडर को हमारे लिबास तब्दील करने वाली बात मालूम ना हो। कल सुबह हमें इजलास होगा, उस वक्त तक किसी पर यह जाहिर ना हो कि हम दोनों में अदावत पैदा हो गई है। मैं इस हस्ती के हर हुक्म की तामील करूँगा। मेरे लिए यह इत्मीनान काफ़ी है कि मैं तुम्हारे और कमांडर जैसे दुश्मनों से महफूज रहूँगा। उसी वक्त पारस देवीशी तारा से निमट कर ड्राइव करने वाली हसीना के अंदर आया। लकी 7 भी रोशना के अंदर से निकलकर उस हसीना के अंदर आई। फिर पारस को बताया कि रोशना ने कमांडर को किन मकासद के लिए अपना नया आशिक बनाया और किस तरह पाशा को फ़रेब देकर हलाक करने वाली थी, लेकिन अब वो उसे हलाक नहीं कर सकेगी। रोशना सर झुकाए पाशा के पास बैठी हुई थी। पाशा ने पूछा, क्या गुब्बारे से हवा निकल गई? वो नज़रें चुरा कर बोली, मुझसे गलती हो गई। अगर तुम मेरी एक गलती मुआफ़ कर दोगे तो मैं कमांडर को भी तुम्हारा दोस्त बना दूंगी। वो इस जोन का हुक्मरान बनने के बाद मुझे अपनी मलका बनाएगा। मैं तुम्हें इस हुकूमत में सबसे आला ओहदेदार बनाऊंगी। कुछ और लजीज किस्म का चारा डालो। आला ओहदेदार वाला चारा बदमज़ा है। तुम्हारा ख्याल है कमांडर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हमायत हासिल करके यहाँ का हुक्मरान बनेगा। थोड़ी देर पहले उस छोटी सी कार के अंदर तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर बन गई थी। मेरी मौत का वक्त करीब ले आई थी, मगर पलक झपकते ही बाजी पलट गई है। उसी तरह कमांडर के हुक्मरान बनते बनते बाजी पलट सकती है। यही तो मैं नहीं चाहती। अगर तुम मेरे और कमांडर के दोस्त बन जाओ तो वो साया बनने वाली हस्ती तुम्हारी खातिर हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम्हारे चाहने या इल्तिजा करने से दोस्त नहीं बनूंगा। अब तो वही होगा जो साया बनने वाली हस्ती चाहेगी। रोशना ने कहा, है हस्ती, क्या तुम मेरे अंदर मौजूद हो? प्लीज़, मैं ज़रूरी बातें करना चाहती हूँ। उसे जवाब नहीं मिला। उसने 2-4 बार मुखातिब किया, फिर पाशा से बोली, वो जा चुकी है। फिर उसने ड्राइव करने वाली हसीना को देखा, कुछ सोचा, फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली, मेरा नाम रोशना है। रोशना ने नागवारी से कहा, मजाक ना करो, अपना नाम बताओ। मुझे तुम्हारा नाम बहुत पसंद है। तुम्हारी ज़िंदगी के दिन पूरे होने वाले हैं, फिर तुम नहीं रहोगी, सिर्फ नाम रह जाएगा, इसलिए मैं ये नाम अपना रही हूँ। वह ज़रा सहम कर बोली, क्या वो हस्ती तुम्हारे अंदर है? क्या वो कह रही है कि मेरे दिन पूरे होने वाले हैं? तुम किस हस्ती की बात कर रही हो? मैं तो तीनों साइंसदानों और बदी बदी का अंजाम देखकर पेशगोई कर रही हूँ। उन सबको यहाँ से फ़रार होने के मौके मिल गए। ज़रूरी नहीं कि तुम्हें मौका मिले, उससे पहले कमांडर तुम्हें ख़त्म कर देगा। तुम्हारी पेशगोई बेतुकी है। कमांडर मेरा दीवाना है। जो मुझ पर मरता है वो मुझे क्यों मारेगा? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वो तमाम कारें अपनी मंजिल पर पहुँच गईं। उस महल के सामने आ गई जहाँ पहले सोलारस अपनी बेटी के साथ रहता था। सफ़र के दौरान हर शहर में कमांडर और उसकी मातियतों को बड़ी गर्मजोशी से खुश आमदीद कहा गया। महल के सामने भी हज़ारों लोग जमा हो गए थे।
कमांडर के लिए जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उनका ख्याल था कि आखिरी हुक्मरान सोलारस कमांडर की आमद से खौफजदा होकर भाग गया है। कमांडर ने महल के एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर कहा, मैंने कल सुबह इस जोन के ज़हीन साइंसदानों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और दानिश्वरों को बुलाया है। उन सबके मशवरों और आप सबकी हमायत से यहाँ अवामी हुकूमत कायम होगी। यहाँ कोई डिक्टेटर या बादशाह नहीं होगा। यहाँ आप सब मिलकर हुकूमत करेंगे। हज़ारों लोग तालियां बजाने लगे। कमांडर जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। जोन के अवाम अर्जी दुनिया के अवाम की तरह थे। कोई भी लीडर जोशीली तकरीर करके उसके हक में नारे लगाने और तालियां बजाने लगते थे। वहाँ लोगों के सामने सोलारस के जानिसारों को कैदी बनाकर पेश किया गया। कमांडर ने अपने जानिसारों से पूछा, उन्हें किसने हथियार डालने पर मजबूर किया है? ये लोग तो एटमी हथियार पहने हुए थे। कमांडर की हैरानी दुरुस्त थी। वो तो अभी वहाँ पहुंचा था, लेकिन पहले से दुश्मनों के जिस्मों से एटमी लिबास उतार लिए गए थे और ये काम उनकी आमद से पहले लकी 7 और पारस ने किया था। उन्हें धमकी दी थी कि वह एटमी लिबास उतार कर खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश नहीं करेंगे तो वह सब उन 2 सायों के जहर से तड़प कर मरेंगे। नाज़मी आला ने कमांडर से कहा, अर्जी दुनिया से आने वाले सायों ने उन्हें आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया है। कमांडर ने लोगों को मुखातिब करके कहा, तमाम हाजरीन को मालूम होना चाहिए कि अर्जी दुनिया के कुछ लोग अपने ठोस जिस्मों को सायों में बदल लेते हैं। हमारी आज की कामयाबी में उन अर्जी बाशिंदों का ताउन भी शामिल है। ये जितने दुश्मन गिरफ्तार हुए उन्हें अभी कैदी बनाकर रखा जाएगा। नई हुकूमत कायम होने के बाद उन्हें सज़ा सुनाई जाएगी। अब मैं आपके सामने रोशना को बुलाता हूँ। रोशना खुश होकर 2 जानिसारों के दरमियान चलती हुई कमांडर के करीब आई। कमांडर ने कहा, तमाम हाजरीन अच्छी तरह जानते हैं कि ये बदी बदी की सहेली है। जब सोलारस इक़्तिदार में था तो रोशना और बदी बदी ने कितने जवानों से इश्क किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हम नई हुकूमत कायम करने से पहले तमाम सांपों को पटारे में बंद कर देंगे, लिहाजा रोशना को भी बाकायदा सज़ा सुनाने तक कैदी बनाकर रखा जा रहा है। वह चीख कर बोली, ये क्या कह रहे हो? क्या तुमने मुझे सब्ज़ बाग दिखाए थे? तुम धोखेबाज हो। हुक्मरान बनने के लिए, लोगों के दिल जीतने के लिए मुझे बदचलन कातला कहकर कैदी बना रहे हो और बेवकूफ़ आवाम को खुश कर रहे हो। मैं बदचलन हूँ तो तुमने मेरे साथ मुंह काला किया है। अपने लिए भी यही सज़ा सुनाओ। लोग ये नहीं सुन रहे थे कि कमांडर भी बदकार है। उन्हें यह सुनकर गुस्सा आ रहा था कि रोशना आवाम को बेवकूफ़ कह रही थी। जहाँ आवाम साल साल से बेवकूफ़ बनते चले आ रहे हैं, वो कभी खुद को बेवकूफ़ तस्लीम नहीं करते। इस लफ्ज़ को गाली समझकर गुस्से में आ जाते हैं और यूँ अपनी बेवकूफ़ी को दानिशमंदी समझते रहते हैं। 2 जानिसारों ने रोशना के दोनों हाथों को पकड़ लिया। वह समझ रहे थे कि उसने एटमी लिबास पहना हुआ है, इंतकामन हमला कर सकती है। एक जानिसार ने वो लिबास उसके जिस्म से उतार दिया। लकी 7 ने उसके अंदर कहा, वो कार ड्राइव करने वाली हसीना दुरुस्त कह रही थी कि कमांडर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो गिड़गिड़ा कर बोली, प्लीज़ मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हें बचाऊंगी, मगर इसे मेरा एहसान ना समझना। ये मेरे मंसूबे में शामिल है कि तुम्हें भी फरार होने का मौका दिया जाए। मैंने तुम्हारे फ्लाइंग शूज़ के तले अलग कर दिए हैं, अब बटन दबाने जा रही हूँ। कमांडर के दोनों जानिसार उसका एटमी लिबास उतार कर मुतमईन हो गए थे कि अब वो हमला नहीं कर सकेगी। वो दोनों नीचे बैठकर उसके पैरों से फ्लाइंग शूज़ उतारना चाहते थे। उस वक्त उन्हें झटके से लगे। वो बैठे बैठे पीछे की तरफ गिरे और रोशनी यकबारगी फिजा में तेज़ी से बुलंद होती चली गई। तमाम हाजरीन की तरह कमांडर भी हैरान रह गया, क्योंकि रोशना ने फ्लाइंग शूज़ को हाथ नहीं लगाया था और शूज़ की मशीन आप ही आप ऑन होकर उसे खला में ले गई थी। एक जानिसार ने कमांडर से पूछा, क्या हम इसका ताक़ुब करें? नहीं, वो बहुत आगे निकल गई है, शायद हाथ नहीं आएगी। फिर ये कि इससे पहले 3 साइंसदान और बदी बदी जा चुके हैं, एक इसके चले जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लकी 7 ने उसके अंदर आकर कहा, मैंने रोशना की मशीन ऑन की थी। तुम अवामी हुकूमत का ख्वाब दिखाकर तन्हा हुक्मरान बनने की प्लानिंग कर चुके हो। मैं तुम्हारे अंदर रहकर तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़ती रहती हूँ। क्या तुम चाहते हो कि जिस तरह मैंने रोशना को उड़ा दिया उसी तरह तुम्हें भी फरार होने पर मजबूर कर दूँ? वो बोला, मैं हज़ारों लोगों के सामने खड़ा हूँ, मेरी बातें बाद में भी हो सकती हैं। जो काम अभी हो सकता है उसे फ़ौरन करना चाहिए। अभी ऐलान करो कि अवाम के लिए पंचायत नुमा हुकूमत कायम होगी। 5 अफराद के मशवरों और मुत्तफ़िक़ा फ़ैसलों से मुल्की निज़ाम जारी रहेगा। 5 में से 3 अफराद खलाई जोन के होंगे और 2 अर्जी दुनिया के अफराद होंगे। शीतार और पाशा को सबके सामने बुलाओ और निज़ाम हुकूमत के लिए उन्हें काबिल एतमाद तस्लीम करो। उसने पूछा, क्या तुम वही प्लेटफॉर्म वाली हस्ती हो जिसने इंचार्ज स्टेशन मास्टर को चंद घंटों के लिए साया बना दिया था? हाँ, मैं वही हूँ। बातों में वक्त ज़ाया न करो। वो मजबूर हो गया। अभी रोशना के फरार होने का एक नमूना देख चुका था। अगर वो हस्ती उसके शूज़ की मशीन को चुपके से ऑन कर देती और वह परवाज़ करने लगता तो अपनी मर्ज़ी से वापस नहीं आ सकता था। वो हस्ती उसके अंदर रहकर वापसी के लिए शूज़ मशीन का रिमोट कंट्रोलर इस्तेमाल नहीं करने देती और ये हो सकता था कि दूर कहीं खला में पहुँचाकर उसके दोनों शूज़ उतार देती और ख़ुद पहनकर जोन में वापस आ जाती। जो कुछ वह समझ भी नहीं सकता था वो सब कुछ कर सकती थी। उसने शीतारा और पाशा को ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बुलाकर तमाम हाजरीन से उनका तारुफ कराया।
फिर जो लक्की सेवन ने कहा था वही तोते की तरह हाजरीन के सामने बोलता चला गया। सासा निकोलाई और सासा मोराई ने जोन से फरार होने के बाद सोचा कि उन्हें किस सिमत और कहाँ जाना चाहिए। उन्होंने खला में एक दूसरे से बगलगीर होकर सर से सर जोड़कर सोच के जरिए गुफ्तगू की। निकोलाई ने कहा, हमें मुख्तलिफ सिमत जाना चाहिए। हम किसी मंजिल पर पहुंचकर अपनी साबका शान और शौकत के मुताबिक कामयाबी हासिल करेंगे। हम में से जिसे नाकामी होगी वो अपनी जगह छोड़कर कामयाब होने वाले साथी के पास आ जाएगा। मोराई ने कहा, मैं तायद करता हूँ। हम सबको किसी एक जगह जाकर नहीं फंसना चाहिए। तुम कहाँ जाना चाहते हो? पहले मैंने सोचा था जोन 2 में जाऊँगा, लेकिन वो जोन 1 से करीब है। सोलारस अपने एटमी लिबास वाले जानिसारों को साया बनाकर भेज सकता है, लिहाजा मैं जोन 3 में जाऊँगा। जोन 3 में इंसान नुमा खतरनाक जानवर हैं। अगर तुम उन्हें अपने ज़ेर असर ला सकोगे तो फिर एक ताकतवर हुक्मरान बनकर वहाँ रह सकोगे। इंसान नुमा जानवरों का खतरा है, मगर ज़रा सोचो खतरा कहाँ नहीं है। सोलारस अर्जी दुनिया वालों को कमतर समझ कर गया था, फिर बुरी तरह शिकस्त खाकर आया था। मोराई ने कहा, उसने शिकस्त खाई थी, मैं नहीं खाऊंगा। मेरे दिमाग में वो साया बनाने वाली गोलियां चुभ रही हैं। मैं अर्जी दुनिया से उन गैर मामूली गोलियों का फार्मूला ज़रूर हासिल करूंगा, लेकिन तुमसे एक दोस्ताना मुतालबा है। हम एक जान 2 कालम है, बोलो क्या चाहते हो? हमारे पास 7 रोबोट्स हैं, मुझे 4 रोबोट्स दे दो। मैं अर्जी दुनिया में पूरी कुव्वतों के साथ जाना चाहता हूँ। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तुम PP 1, 2, 3 और 4 ले जाओ। मैं PP 8, 9 और 10 के साथ जाऊँगा। उन दोनों ने रुखसती मुसाफिया किया। निकोलाई अपने साथ 3 रोबोट्स लेकर जोन 3 की तरफ चला गया। मोराई ने अपने 4 रोबोट्स को दाएं बाएं और पीछे रहकर सफ़र करने का इशारा किया, फिर रिमोट कंट्रोलर के जरिए अपने फ्लाइंग शूज़ का रुख अर्जी दुनिया की तरफ कर दिया। इस तरह उनका तवील सफ़र शुरू हो गया। फ्लाइंग शूज़ का मीटर और घड़ी बता रही थी कि कितना वक्त गुजरता जा रहा है और कितना फासला तय होता जा रहा है। उसे याद था कि सोलारस ने कशिश शकल में आकर अपने शूज़ का रुख किस तरह अमेरिका की सिमत किया था। मोराई अमेरिका में ठीक उसी जगह नहीं जाना चाहता था। इस वक्त अमेरिका में रात के 2 बजे थे। एंटी डार्क आइलैंड्स पहनने के बावजूद सही तौर से दिखाई नहीं दे रहा था। खासी सर्दी के बायस औस पड़ रही थी। हर सू धुंधलक्के की सफ़ेदी छाई हुई थी। जब वो अपने हमसफ़र रोबोट के साथ ज़मीन से 2 मील के फासले पर आया तो ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा नजर आया। इसके चारों तरफ समंदर था। 2 मील का फासला तय हो गया तो वो पांचों एक जजीरे के साहिल पर उतर गए। वहाँ कदम रखने के बाद मालूम हुआ कि वो जजीरा वीरान नहीं आबाद है। इस आबादी में रोशनी नहीं की जाती। शाम से सुबह तक तारीकी रखी जाती है और ऐसा किसी खास फौजी इलाके में होता है। ब्लैक आउट ऐसे फौजी इलाके में रहता है जहाँ जंगी तैयारियाँ हो रही हों और तारीकी में गोरीला फ़ौज की ट्रेनिंग जारी हो, या फिर बड़ी राजदारी से जदीद जंगी हथियार तैयार किए जा रहे हों। जजीरे के साहिल पर कई जगह वॉचिंग टावर बने हुए थे। वहाँ ऐसी मशीनें और आलात थे जो समुंदर के रास्ते आने वाले जहाज़ों और आबदोज़ के अलावा फ़िज़ाई रास्ते से आने वाले दुश्मन के तैयारों की निशानदेही करते थे। जब मोराई और उसके रोबोट्स ज़मीन से 40,000 फुट की बुलंदी पर थे, तभी वॉचिंग टावर की मशीनों और आलात ने उसकी निशानदेही कर दी। जजीरे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये इतला दी गई थी कि खला की बुलंदियों से ऐसी और रोशनियाँ दिखाई दे रही हैं जो सोलारस और उसके रोबोट्स की आमद पर दिखाई देती रही थी। तमाम फौजी अफसरान और जवान अलर्ट हो गए और बड़ी तेज़ी से मोर्चाबंदी में मसरूफ़ हो गए। 2 अफसरान कॉर्डलेस फ़ोन पर बातें कर रहे थे। एक अफसर कह रहा था शायद सोलारस वापस आ गया और अपने साथ 4 रोबोट्स लेकर आया है। दूसरे अफसर ने कहा, हम उनकी ताकत को भी जानते हैं और कमज़ोरियों को भी। ये एटमी शुआओं के ज़रिए पूरे जजीरे को खंडर बना देंगे। हमने बड़ी मेहनत से कम वक्त में ट्रांसफार्मर मशीन तैयार की है। वो मशीन एक ही एटमी शुआ से टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। वो वही जजीरा था जहाँ रमीरेज और टेरी टेलर बड़ी राजदारी से ट्रांसफार्मर मशीन तैयार कर रहे थे। उन्होंने तीनों फ़ौज के सरबराहों को राजदार बनाकर उनके एतमाद के फ़ौजी जवानों को वहाँ पहरेदारी के लिए रखा था। ये हिफाजती इंतजामात काफ़ी थे, लेकिन वो सोच भी नहीं सकते थे कि खला से आने वाले वहाँ पहुँच जाएंगे। रमीरेज और टेरी टेलर अपनी निगरानी में इस तरह ये काम करा रहे थे कि दोनों बैक वक्त इस जजीरे में नहीं रहते थे। उनमें से एक वहाँ से चला जाता तो दूसरा आ जाता। उन्हें अपने मुल्क के फ़ौजी अफसरान पर भी पूरा भरोसा नहीं था। अगर वह बैक वक्त साथ रहते तो किसी साजिशी अफसर की गिरफ्त में आ सकते थे। उस रात रमीरेज जजीरे में था और एक जगह छुपकर गैर मामूली बसारत से तारीकी और धुंधलक्के में भी मोराई और उसके 4 रोबोट्स को साफ तौर से देख रहा था। उसने माइक के जरिए कहा, हम खला से आने वालों को खुशामदीद कहते हैं, क्या तुम सोलारस हो? मोराई ने चारों तरफ घूम कर देखा। एंटी डार्क आइलैंड्स के जरिए वॉचिंग टावर और एक बड़ी सी गोदाम नुमा 4 दीवारी बहुत फासले पर नजर आ रही थी, लेकिन कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कहा, मैं सोलारस नहीं हूँ, मुझे सासा मोराई कहती हैं। मैं दोस्ती और अमन सलामती के लिए आया हूँ, लेकिन तुम लोग छुपकर हमें खुशामदीद कह रहे हो। क्या अर्जी दुनिया में छुपकर या दूर रहकर दोस्ती की जाती है? हम जल्द ही रूबरू होंगे। पहले यकीन हो जाए कि हमें एक दूसरे से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। नुकसान पहुंचने का अंदेशा मुझे होना चाहिए, क्योंकि मुझसे पहले सोलारस को तुम लोगों ने नुकसान पहुंचाया।
हमने नहीं, हमारे दुश्मनों ने सोलारस से हमारी दोस्ती नहीं होने दी। दुश्मनों को अंदेशा था कि खलाई मखलूक से हमारी दोस्ती हो जाएगी तो हम ताकतवर बन जाएंगे और वो दुश्मन कमज़ोर बन जाएंगे। सच बात यह है कि सोलारस ने हमें इस दुनिया के बारे में पूरी रिपोर्ट नहीं दी थी। हम नहीं जानते कि यहाँ कौन हमारा दोस्त बनेगा और कौन दुश्मन। अगर तुम दोस्त हो तो फिर दोस्ती का कोई सबूत दो। दोस्ती के लिए पहले एक दूसरे पर भरोसा किया जाता है, एक दूसरे के मसाइल हल किए जाते हैं, इस तरह दोस्ती का सबूत हासिल होता रहता है। ये दुरुस्त है कि एक दूसरे से मसाइल हल किए जाते हैं। तुम हमारा एक मसला हल कर दो, फिर हम तुम्हें दोस्त तस्लीम करेंगे। तुम्हारा मसला क्या है? वो गैर मामूली गोलियां जिसे निकलते ही ठोस बदन तहलील होकर साया बन जाता है। तुम में से किसी ने साया बनकर सोलारस को यहाँ से भागने पर मजबूर किया था। हमने मजबूर नहीं किया था। हमारे दुश्मनों के पास साया बनाने वाली गोलियां। हम खुद इस फिक्र में है कि वो गोलियां या उनका फार्मूला किसी तरह उनसे हासिल किया जाए। हम कैसे यकीन करें कि वो गोलियां तुम्हारे पास नहीं है? अगर वो हमारे पास होती तो साया बनकर तुम्हारे रोबोट्स के पीछे जाते और इनकी बैटरियों की पावर को 0 वोल्टेज पर ले आते। पहली बार हमारे दुश्मनों ने सोलारस के रोबोट्स को इस तरह नाकारा बना दिया था। ये मानने वाली बात है। हम बड़ी देर से यहाँ हैं और किसी साया ने हमारे खिलाफ कुछ नहीं किया है। साया होगा तो कुछ करेगा। तुम लोगों ने ऐसा लिबास पहन रखा है जो हथियार भी है और ढाल भी। अगर हमारे फौजी जवान फायर करेंगे तो तमाम गोलियां तुम्हारे लिबास से लगकर वापस उनके पास आएंगे और उन्हें हलाक भी कर सकती हैं। हम ये भी जानते हैं कि तुम सबकी आंखों में गोलियां मारी जाएं तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। फौलादी रोबोट्स की आंखों में से गुजरने वाली गोलियां उनके मसनूई दिमाग को तोड़ फोड़ देंगी। इतना कुछ जानते हुए हमारी तरफ से फायरिंग नहीं हो रही है। क्या ये दोस्ती का सबूत नहीं है? बेशक तुमने हमें कायल कर दिया है। अब हमें रूबरू होना चाहिए। हमारा एक फ़ौजी जवान आ रहा है। वो तुम सबको उसी इमारत में लेगा जहाँ हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। खामोशी छा गई। एक फ़ौजी जवान उनके पास जाने वाला था। रमीरेज ने ख्याल ख्वानी के जरिए फ़ौज के अकाल अफसर से कहा, मैं आबदोज़ में जा रहा हूँ। तुम सब इन बिन बुलाए मेहमानों का इस्तकबाल करो, इन्हें एतमाद में लो। इन्हें दोस्ती की जंजीरों में इस तरह जकड़ा जाए कि इनका एटमी लिबास, फ्लाइंग शूज़ और मसनूई दिमाग किसी तरह हमारे साइंसदानों को स्टडी के लिए मिल जाए। फ़ौजी अफसर ने कहा, हम इन्हें एटमी शुआओं के जरिए जजीरे को तबाह करने का मौका नहीं देंगे, लेकिन वह दोस्त बनकर जजीरे का दौरा करेंगे, फिर इस ट्रांसफार्मर मशीन को देखकर सवालात करेंगे और अपने तौर पर इस मशीन को समझने की कोशिश करेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक वो मशीन की कारकर्दगी को समझ लेंगे। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है। फ़िलहाल इन्हें जजीरे का दौरा करने से कहकर रोका जा सकता है कि अंधेरी रात है और यहाँ रोशनी नहीं की जाती। वो दिन के वक्त दौरा कर सकती है। रमीरेज ने राब्ता ख़त्म किया, फिर एक खुफिया रास्ते से गुजर कर एक आबदोज़ में पहुँच गया। उसने सासा मुराई के ख्यालात नहीं पढ़े। वो जानता था कि किसी भी खलाई मखलूक के दिमाग में सोच की लहरें पहुँचती हैं तो उसे गुदगुदी महसूस होती है और वह सांस रोक लेती है। सासा मुराई अपने 4 रोबोट्स के साथ जजीरे के साहिल पर खड़ा था। ऐसे वक्त एक मुसल्ला फ़ौजी वहाँ आया। मुराई ने उसे मुसाफिया किया। जवान ने मुसाफिया करते हुए कहा, हम इसी साहिल पर 2 किलोमीटर तक पैदल चलेंगे, क्योंकि इस छोटे से जजीरे में आमदोरफ्त के लिए सिर्फ 2 ट्रॉलियाँ जो ज़ेर मुरम्मत हैं। कोई बात नहीं, हम पैदल चलेंगे। वैसे हमारे इस्तकबाल के लिए किसी आला अफसर को आना चाहिए था। सॉरी, मैंने अपना तारुफ नहीं कराया। मैं फ़ौज में मेजर हूँ। मेरा नाम जॉन शेफर्ड है। तुमसे ये कहा गया था कि एक सिपाही तुम्हारी रहनुमाई के लिए आ रहा है, मगर मेरे सीनियर अफसरान ने कहा कि जिनसे हमें दोस्ती करनी है उनका इस्तकबाल मुझ जैसे आला अफसर को करना चाहिए। वो बातें करते हुए समुंदर के किनारे किनारे चलने लगे। दूसरे खलाई बाशिंदों की तरह सासा मुराई 1 किलोमीटर की हदूद में किसी की भी सोच की लहरों को पढ़ सकता था। मेजर जॉन शेफर्ड तो उसके बिल्कुल करीब था। फिर ये कि वो पराई सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकता था। जजीरे के 80% फ़ौजी योगा के माहिर थे। कोई उनके दिमाग में नहीं पहुंच सकता था। बाकी 20% फ़ौजी मेजर जॉन शेफर्ड की तरह थे। रमीरेज, टेरी टेलर और तीनों फ़ौज के सरबराहों को खलाई मखलूक के मुतालिक बहुत कुछ मालूम था, लेकिन सब कुछ मालूम नहीं था। वो ये नहीं जानते थे कि खला से आने वाले कुदरती तौर पर 1 किलोमीटर की हदूद में एक दूसरे के ख्यालात को पढ़ लेती है। सासा मुराई पैदल चलने के दौरान बहुत कम बातें कर रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा मेजर के ख्यालात पढ़ रहा था। उसे पता चला कि इन जजीरे वालों के पास साया बनाने वाली गोलियां नहीं हैं। इस दुनिया के एक मुल्क में बाबा साहब का एक इदारा है। वो गोलियां उसी इदारे में तैयार की जाती हैं। फिर मुराई को मालूम हुआ कि इस जजीरे में बड़ी राजदारी से ट्रांसफार्मर मशीन तैयार हो चुकी है। इस मशीन की खसूसियत यह है कि किसी एक शख्स की तमाम जहनी सलाहियतें और तमाम जिस्मानी क़ुव्वतें दूसरे शख्स में ट्रांसफ़र की जा सकती हैं। ये भी मालूम हुआ कि उनके 2 टेलीपैथी जानने वाले रमीरेज और टेरी टेलर हैं। वो गैर मामूली समात और बसारत के हामिल हैं और जिस्मानी क़ुव्वत में भी किसी रोबोट से कम नहीं है। कुछ देर पहले रमीरेज मुराई से बातें कर रहा था। फिर वो एक खुफिया रास्ते से आबदोज़ में चला गया। मेजर को जिस हद तक वहाँ के बारे में मालूम था वो सब कुछ मुराई ने मालूम कर लिया। कुछ बातें मेजर के इल्म में नहीं थी। मसलन वो ये नहीं जानता था कि उसके सीनियर अफसरान एटमी लिबास, फ्लाइंग शूज़ और मसनूई दिमाग की स्टडी करने के लिए कैसी प्लानिंग कर रहे हैं। मुराई और उसके रोबोट्स के साथ उनका सलूक कब तक दोस्ताना रहेगा। ऐसी कुछ राज की बातें थीं जो मेजर को भी नहीं बताई गई थी।
वो एक छोटी सी इमारत में पहुंचे। वहाँ एक बड़े कमरे में फ़ौज के बड़े बड़े अफसरान मौजूद थे। उन्होंने आगे बढ़कर बड़ी गर्मजोशी से मोराई का इस्तकबाल किया। मेजर को दरवाजे से ही रुखसत कर दिया गया। बड़े कमरे में लोहे की कुर्सियाँ इस तरतीब से रखी गई थीं कि मोराई एक खलाई जोन के हुक्मरान की हैसियत से एक जगह फ़ौज के जनरल के साथ बैठ गया। बाकी दूसरे अफसरान और 4 बोर्ड से ज़रा फासले पर आहनी कुर्सियों पर बैठ गई। जनरल ने कहा, मिस्टर सासा मोराई, हमारे यहाँ दस्तूर है कि जब दूसरे मुल्क का सरबराह हमारे मुल्क में आता है तो हम उसे अपना कौमी तराना सुनाते हैं और मेहमान के मुल्क का कौमी तराना सुनते हैं। क्या तुम अपना कौमी तराना लेकर आए हो? मोराई ने कहा, हमारा कौमी तराना नहीं है। वहाँ के अवाम हमारी शान में तराने गाते हैं, तो फिर इजाज़त दें हम अपना कौमी तराना सुनाएं। बेशक दोस्ती की इब्तदा में ऐसी अच्छी बातें होनी चाहिए। जनरल अपनी कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। कुर्सी के दोनों हथों पर हाथ रख लिए, फिर कहा, मेरी दरख्वास्त है कि कौमी तराने के दौरान सिर्फ 1 मिनट के लिए आप सब इस तरह अदब से बैठ जाएं। बड़े कमरे में तराना गूंजने लगा। सबके सब अदब से खड़े होकर बैठ गए। सभी के हाथ अपनी अपनी कुर्सियों के हथों पर थे। ऐसे वक्त मोराई ने जर्नल के ख्यालात पढ़ने की कोशिश की और नाकाम रहा। जर्नल ने सांस रोक ली थी। नाकामी के दूसरे ही लम्हे में मोराई एकदम से चौंक गया। कुर्सी के दोनों हथों पर उसके दोनों हाथ खुफिया हथकड़ियों में जकड़ गए थे। लोहे की कुर्सियां इसलिए रखी गई थी कि वो चारों रोबोट्स अपनी बेपनाह कुव्वतों से फ़ौरन न तोड़ सकें। उन्होंने हथकड़ियाँ लगते ही उन्हें तोड़ने की कोशिशें की। वो अपनी कोशिशों में कामयाब हो जाते, लेकिन उससे पहले ही फौजी जवान छलांगे लगाते और दौड़ते हुए आए। फिर उन्होंने उनके वोल्टेज पावर को 0 कर दिया। मोराई के दोनों हाथ जकड़े हुए थे। वह झुककर एटमी लिबास के बटन को एक जकड़े हुए हाथ की तरफ लाना चाहता था कि जनरल ने उसके मुंह पर एक घूंसा मारा। वह झुकते झुकते सीधा हो गया। पीछे से एक जवान ने उसकी गर्दन दबोच ली। दूसरा जवान उसका एटमी लिबास उतारने लगा। फिर उसने जनरल से कहा, सर, लिबास को जिस्म से अलग करने के लिए इसके हाथों को खोलना होगा। जनरल ने इनकार में सर हिलाकर कहा, कोई भी खतरा मोल लेना हमाकत है। ये किसी चालबाजी से एटमी लिबास को हमारी मौत बना सकता है। लिबास को जिस्म से अलहदा करने की एक ही सूरत है, इसके दोनों हाथों को काट कर फेंक दो। मोराई हलक फाड़ कर चीखने लगा, लेकिन उसकी शामत उसे ज़मीन पर ले आई थी। उसके साथ वही हुआ जो होना था। दोनों हथेलियाँ कलाइयों से अलग कर दी गईं। वो बेहोश हो गया। चारों रोबोट्स नाकारा बना दिए गए। उनके जिस्मों से एटमी लिबास और फ्लाइंग शूज़ अलग किए जा रहे थे। जनरल ने हुक्म दिया कि उन सब की बैटरियाँ निकालकर उन्हें अमेरिका की सबसे बड़ी साइंसी तजुर्बागाह में पहुँचाया जाए, जहाँ उनके मसनूई दिमाग की स्टडी होगी और ऐसे मज़ीद दिमाग तैयार किए जाएंगे। फ़ौज के एक आला अफसर ने जनरल से मुसाफिया करते हुए कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि एटमी लिबास के ज़रिए चश्मे ज़दन में बड़े बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले दुश्मन इतनी आसानी से हमारे काबू में आ जाएंगे। जनरल ने कहा, अगर आप सोलारस की शिकस्त को सामने रखते तो ये समझ लेते कि ये खला से आने वाले ज़हीन साइंसदान है, लेकिन हमारी दुनिया वालों की तरह ज़्यादा मक्कार और चालबाज नहीं है। वो ज़रा तवक्कुफ़ से बोला, हमारी दुनिया का जुब्बा है। मुझे यकीन है कि खला और किसी सारे की मखलूक तिब्बी, साइंसी और तकनीकी एतबार से हमारे मुकाबले में ज़्यादा तरक्की याफ्ता होगी। इतनी तरक्की याफ्ता कि उनके सामने हम कीड़े मकोड़े लगेंगे, लेकिन हम अर्जी इंसानों की मक्कारियों के आगे वो कीड़े मकोड़े बन जाया करेंगे। ऐसा लगता है कि खुदा ने शैतानों को सिर्फ हमारी दुनिया में पैदा किया है। आला अफसर ने मुस्कुरा कर कहा, सर, क्या इस तरह आप खुद को और हम सबको शैतान कह रहे हैं? जनरल ने कहा, पता नहीं 21वीं सदी में कायनात के कैसे कैसे राज खुलेंगे, कितने सियारों की मखलूक के मुत्तलिक मालूमात हासिल होंगी, और जितनी भी मालूमात हासिल होंगी उनका निचोड़ यही होगा कि हम इंसान दूसरे सियारों की तरक्की याफ्ता मखलूक़ात के मुकाबले में कमतर हैं। इसके बावजूद तरक्की याफ्ता मखलूक़ात हमारी दुनिया को फ़तह करने के ख्याल से तौबा करेंगी, अपने कान पकड़ेंगी और तब हम अपने शैतान होने पर फ़ख्र करेंगे। ये दुरुस्त है। अर्जी दुनिया के बाशिंदे अपनी ज़ात में इंसान भी हैं और शैतान भी। अगरचे सभी ऐसे नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि इंसान खुद ही अपने अंदर शैतान होता है, और ऐसी शैतानी हरकत तो सुनहरे हरफों से लिखी जाएगी कि चंद इंसानों ने अपना कौमी तराना सुनाकर खलाई मखलूक को नंगा कर दिया, सारे कपड़े उतार लिए। जोन 2 में 3 सगे भाइयों की हुकूमत थी। उन्होंने जोन को 3 हिस्सों में तकसीम किया था ताकि तीनों भाइयों में इक़्तिदार हासिल करने की जंग कभी ना हो। बड़ा भाई रेजर डोना के इलाके में एटमी मशीनों से काश्तकारी होती थी और इतना ज़्यादा अनाज पैदा होता था कि बाकी 2 भाइयों के इलाकों में भी सप्लाई किया जाता। दूसरे भाई गीज़र डोना का इलाका सनती था। वहाँ साइंस, तिब और इलेक्ट्रॉनिक के तमाम छोटे बड़े आलात तैयार किए जाते थे। तीसरे भाई लेज़र डोना के इलाके में बड़ी बड़ी तिब्बी और साइंसी दरसगाहें और तजुर्बागाहें थीं। उनमें से बड़ा भाई माहिर तिब था। बाकी 2 भाई साइंस और टेक्नोलॉजी के माहिर थे। वो तीनों भाई जोन 1 के तीनों साइंसदान सोलारस, सासा निकोलाई और सासा मोराई से सलाहियतों में किसी तरह कम नहीं थे। जब भी किसी बैरूनी जोन से हमले होते थे, तीनों भाई मुत्तहिद होकर हमला करने वालों को शिकस्त देकर भागने पर मजबूर कर देते। बहुत अरसे पहले सोलारस, निकोलाई और मोराई ने उनके जोन पर कब्जा करने के लिए हमला किया था, फिर बुरी तरह शिकस्त खाकर अपने जोन में वापस आ गए थे। इसके बाद उन्होंने फिर कभी उन तीनों भाइयों से टकराने की जुर्रत नहीं की।
उसी हमलावर सोलारस पर बुरा वक्त आया तो वो अपनी बेटी के साथ अपने जोन से फरार होकर जोन 2 की सिमत गया। जोन 2 के अतराफ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आलात नस्ब किए गए थे कि किसी भी जोन से आने वाले 30,000 मील के फासले पर होते तो तीनों भाइयों के जोन में खतरे का अलार्म बजने लगता। फिर वो इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के जरिए एक बड़ी स्क्रीन पर खलासी आने वालों को देखते और दूसरी तरफ की बड़ी स्क्रीन पर वो तीनों एक दूसरे को देखकर आपस में मशवरा करते कि किसी गैर को अपने जोन में दाखिल होने की इजाज़त दी जाए या उसे वापस जाने पर मजबूर कर दिया जाए। उन तीनों ने खला में सोलारस और बदी बदी को देखा, फिर सिग्नल्स के जरिए वार्निंग दी कि वो बाप बेटी फायरिंग टारगेट से बाहर रहें वरना दोनों के चीथड़े उड़ जाएंगे। सोलारस ने दोनों हाथों के खामोश सिग्नल्स के जरिए कहा, हम बाप बेटी पनाह लेने आए हैं, हमारे जोन के अवाम बागी हो गए हैं। उन्होंने अर्जी दुनिया के बाशिंदों की मदद से हमें शिकस्त दी है। निकोलाई और मोराई पता नहीं फरार होकर किस सिमत गए हैं। हम तुम्हारे साए में पनाह लेना चाहते हैं। उनसे कहा गया कि उन्हें पनाह देने के बारे में वहाँ गौर किया जा रहा है। जब तक उनके हक में फैसला ना हो तब तक वो दोनों खला में उनके टारगेट से बाहर रहें। जोन 2 को उन तीनों भाइयों ने हर एतबार से जरखेज बनाया था। वहाँ ज़रूरत की हर चीज़ पैदा होती थी या तैयार की जाती थी, लेकिन वहाँ औरतों की कमी थी। वहाँ 90% मर्द और 10% औरतें थीं। वो औरतें सरकारी प्रॉपर्टी के तौर पर रहती थीं। वहाँ तीनों हुक्मरानों और आला ओहदेदारों के पास उस वक्त तक रहती थी जब तक उन्हें एक बच्चे का बाप नहीं बनाती थी। पाँव भारी होने के बाद 1 बरस तक कोई उनके करीब नहीं जाता था। जब वो माँ बन जाती तो 3 माह के बाद उनसे बच्चे ले लिए जाते। फिर अवाम में जो अफराद अपने जोन के लिए अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते वो औरतें उनके हवाले कर दी जाती थी। जोन 2 में कुदरती तौर पर कुछ ऐसी बातें थी कि वहाँ लड़कियाँ कम पैदा होती थीं। उनकी तजुर्बा गाहों में मसनूई ऑक्सीजन के कैप्सूल बड़ी तादाद में तैयार होते थे। जोन 1 में अक्सर ऑक्सीजन की कमी होती थी। वो तीनों साइंसदान उन तीनों भाइयों के जोन से ऑक्सीजन इंपोर्ट करते थे और कैप्सूल की मखसूस तादाद के मुताबिक अपने जोन की लड़कियां उनके हवाले कर देती। एक अरसे तक ये लेन देन जारी रहने के बावजूद जोन 2 में फिर भी औरतों की कमी थी। इसकी कुदरती वजह यह थी कि वहाँ माँ बनने वालियाँ अगर 9 बेटे पैदा करती थी तो 1000 तमन्नाओं के बाद एक बेटी पैदा होती थी। वहाँ के डॉक्टरों और साइंसदानों ने ट्यूब बेबी के भी तजुर्बात किए थे, लेकिन ट्यूब के जरिए भी बाबा पैदा होते थे, बेबी नहीं होती थी। इन हालात के पेश नज़र उन तीनों भाइयों ने बड़ी स्क्रीन पर खला में सोलारस के साथ उसकी बेटी को देखा और ये तय किया कि बदी बदी 1-1 बरस तक हर भाई के पास रहकर उन्हें बाप बनाएगी, फिर आला ओहदेदारों में तकसीम कर दी जाएगी। बड़े भाई रेजर डोना ने सिग्नल्स के जरिए कहा, तुम दोनों अपने एटमी लिबास और सामान की किट उतार कर फेंक दो, फिर जोन में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। वो मजबूर थे, पनाह लेना ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने अपनी अपनी किट और एटमी लिबास उतार कर खला में फेंक दिए। तब उन्हें सिग्नल दिया गया कि अब वो आ सकते हैं। जोन की तरफ जाते हुए बदी बदी ने बाप की गर्दन में बाहें डालकर पेशानी से पेशानी मिलाकर कहा, बॉब, हम जानते हैं कि यहाँ कितने मुसाइब से गुजरना होगा, लेकिन आप अपनी बेटी पर भरोसा रखें। यहाँ मुझे तुम्हारा की जहर का खौफ नहीं है। यहाँ दुश्मन कितने ही शाहजोर हों, उन्हें कमज़ोर बनाने का हुनर मुझे आता है। तुम तो मेरी दस्ते रास्त हो। वहाँ मर्दों की आबादी ज़्यादा है। वो किसी कैदी या बाहर से आने वाले मर्द को मार डालते हैं क्योंकि वो उनके लिए बेकार होते हैं। मैं साइंसदान हूँ, लेकिन वो खुद को सबसे बड़े साइंसदान समझते हैं। मुझे भी बेकार समझेंगे, लेकिन मैं खुद को बहुत ही कारआमद साबित करने के लिए झांसा देता रहूँगा। तुम फौरी तौर पर कुछ कर सको तो मैं जिंदा रह सकूँगा। हम बाप बेटी एक दूसरे की जान है। मैं आपके लिए जान की बाजी लगा दूंगी। वो दोनों जोन के एक हिस्से में उतर गए। वहाँ के फौजी अफसर और जवान एटमी हथियारों से लैस थे। एक अफसर ने उनसे कहा, अपने फ्लाइंग शूज़ उतार दो। वह शूज़ उतारने लगे। जोन 2 के उस हिस्से का हुक्मरान दूसरा भाई गीजर डोना था। वो अपनी खूबसूरत फ्लाइंग कार में बैठा हुआ था। जब उसने बदी बदी के गोरे गुलाबी बदन, उसके चेहरे के तीखे नकूश और उसकी अदाओं और बोलने के अंदाज को देखा तो खुद को भूलकर उसे देखता ही रह गया। वह शूज़ उतारते हुए बोल रही थी, हाय, मैं जूतों के बगैर कैसे चलूंगी? मुझे तो नंगे पाँव फूलों पर चलने की आदत है। बदी बदी ने उस खूबसूरत फ्लाइंग कार से अंदाज़ा लगाया था कि जोन की कोई अहम शख्सियत वहाँ मौजूद है, और वह हुक्मरान गीजर डोना उसके खूबसूरत और नाजुक से पाँव को देखकर सोच रहा था कि फूलों पर कदम रखने वाली को पहले उसकी ख्वाबगाह में कदम रखना चाहिए। लेकिन तीनों हुक्मरान भाइयों के दस्तूर के मुताबिक जोन की हर चीज़ में पहले बड़े भाई रेजर डोना को हिस्सा मिलता था। दोनों भाई रेजर डोना को बुजुर्ग और दाना तस्लीम करते थे। आइंदा जन ज़र और ज़मीन की तकसीम के सिलसिले में कोई फसाद ना हो, इसलिए उन्होंने हर मामले से निमटने के लिए जो दस्तूर बनाए थे उनके पाबंद रहा करते। वहाँ जो औरतें अब तक आती रही थीं वो खूबसूरत होती थी, लेकिन उनमें बदी बदी की तरह शाहाना रोब और दबदबे के साथ हुस्न जमाल की आमेजिश नहीं थी। कनीज़ों के मुकाबले में एक शहजादी को जीत लेने में जो फ़ख्र हासिल होता है उसकी शान कुछ और होती है। इसके अलावा वो ऐसे चीखते हुए हुस्न शबाब की मालिक थी कि उसे दूसरों से पहले पा लेने की ज़िद अंदर ही अंदर मचलने लगती थी, और यही हलचल गीजर डोना के अंदर पैदा हो गई थी। एक अफसर बदी बदी से कह रहा था
कैदियों को नंगे पांव चलाया जाता है, तुम्हें भी उसी तरह चलना होगा। गीजर डोना अपनी कार से बाहर आया। तमाम फौजियों ने टेंशन होकर उसे सलूट किया। उसने करीब आकर बदी बदी को सर से पैर तक ऐसी ललचाई हुई नजरों से देखा जैसे पहली बार किसी हसीन तरीन दोशीज़ा को देख रहा हो। उसने अफसर से कहा, सोलारस कैदी है, इसे नंगे पाँव ले जाओ, लेकिन यह फूलों पर चलती है, मिट्टी में गोरे पाँव मैले हो जाएंगे। उसने बदी बदी को दोनों बाजुओं पर उठा लिया, फिर कार की जानिब जाते हुए बोला, हम औरत के लिए तरसते हैं। औरत कभी कभी मिलती है, लेकिन ऐसी कभी नहीं मिली जैसी तुम हो। मैंने तुम्हें फूल समझकर उठाया, लेकिन मुझसे लगकर अंगारे की तरह देख रही हो। वो उसकी गर्दन में बाहें डालकर बोली, किसी हसीना को छूने से पहले उसे कोई तोहफा दिया जाता है, तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। उसने बदी बदी को कार की सीट पर बिठा दिया। वो बोली, मैं अपने बाप के लिए रहम की इल्तिजा करती हूँ, अगर उसे जिंदा रखा जाएगा तो वो तुम्हारे बहुत काम आएगा। हम तीनों भाइयों के मशवरों के मुताबिक सोलारस की ज़िंदगी और मौत का फैसला होगा। हाँ, अगर वो खुद को बहुत कारआमद साबित करेगा तो मैं उसके हक़ में कहूँगी कि उसे ज़िंदा रखा जाए। बदी बदी ने बाप को फौजियों की हिरासत में देखा, फिर एक उंगली से अपनी नाक खुजाई। ये इशारा बाप ने समझ लिया कि बेटी अपने मकसद में कामयाब होने वाली है। गीजर डोना ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाई। जब वो तेज़ रफ्तारी से दौड़ने लगी तो उसने एक बटन दबाया। वो आहिस्ता आहिस्ता फिजा में बुलंद होने लगी। परवाज़ के दौरान बदी बदी ने गीजर डोना की शाने पर सर रख कर कहा, किस्मत ने मुझे तुम्हारे लिए यहाँ भेजा है। कैसे नहीं हो सकता कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी मलकियत बनकर रहूँ और कोई दूसरा मुझे हाथ लगाने की जुर्रत ना करे। वो कुछ इसी किस्म की बातें सोच रहा था। इस जोन में उसकी ज़रूरत की हर चीज़ अपनी थी, लेकिन औरत कभी उसकी सिर्फ अपनी नहीं रही और ना ही पहले उसने किसी को अपनी मलकियत बनाने के मुतालिक सोचा था। लेकिन जो हसीना उसके पहलू में थी, उसके लिए दिल यही जिद कर रहा था कि वो हमेशा उसके पास रहे, और अगर हमेशा ना रहे तो कम अज़ कम पहले उसके हिस्से में आए। लेकिन पहले तो उसे अपने से बड़े भाई के पास एक बरस के लिए छोड़ना होगा। जब वो अपने महल में पहुंचेगा तो बड़े भाई रेजर डोना के 2 फौजी अफसरान आएंगे और बदी बदी को ले जाएंगे। ये बात गीजर डोना को बुरी लग रही थी। पहली बार ऐसा लग रहा था कि रेजर डोना बड़े भाई होने का फ़ायदा उठाकर छोटे भाई के मुंह से लुकमा छीनकर अपने पास मंगवा लेगा। बदी बदी ने कहा, तुम खामोश हो, शायद तुम्हारी कोई मजबूरी है, लेकिन एक हुक्मरान कभी मजबूर नहीं होता। फिर तुम्हारे जैसा गबरू जवान कैसे मजबूर हो सकता है? तुम्हारे पहलू में ऐसा लग रहा है जैसे किसी फौलादी रोबोट के पास हो। वो उसकी मर्दाना वजाहत की तारीफ कर रही थी और एक हुक्मरान की आन और वकार का मसला बनाने के लिए कह रही थी कि वो किसी के सामने मजबूर नहीं होगा। वो आधे घंटे में महल तक पहुंचे। इस आधे घंटे में बदी बदी ने ऐसी ऐसी हरकतें की कि वो लोहे की तरह गर्म हो गया। जब लोहा गर्म हो जाए तो उसे किसी तरफ भी मोड़ा जा सकता है और किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है। वो महल में पहुंचकर बोली कि ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे यहाँ रहने तक मेरे बॉब को भी महल के किसी हिस्से में कैद रखा जाए। उसने अपने फौजी अफसरों को हुक्म दिया, सोलारस को महल के मेहमान खाने में रखा जाए। ब्रादर रेजर डोना के फौजी आए तो इंतज़ार करने के लिए कहा जाए। मैं एक ज़रूरी मामले में मसरूफ़ हूँ, बाद में उनसे मुलाकात करूँगा और बदी बदी को उनके हवाले करूँगा। महल के ख़ास हिस्से में किसी को कदम रखने की इजाज़त ना दी जाए। वह अहकामात सादिर करके बदी बदी के साथ उस हिस्से में चला गया जहाँ उसकी इजाज़त के बगैर कोई कदम नहीं रख सकता था। थोड़ी देर बाद ही रेजर डोना के 2 फौजी अफसर आ गए। गीजर डोना के फौजी अफसर ने उनसे कहा, विजिटर्स रूम में इंतज़ार करो, मास्टर सेकंड डोना मसरूफ़ हैं, वो बाद में मुलाकात करेंगे। रेजर डोना के फौजी अफसर ने कहा, मास्टर फर्स्ट डोना को हुक्म है कि सोलारस की बेटी को फ़ौरन हाजिर किया जाए। अगर तुम्हारा मास्टर हमसे मुलाकात करना चाहता है तो हमारा ये अफसर यहाँ रह जाएगा। मैं अपने मास्टर की अमानत अभी ले जाऊँगा। तुम्हारे मास्टर की अमानत महल के उस हिस्से में है जहाँ हम जा नहीं सकते। तुम दोनों को इंतज़ार करना ही होगा। एक अफसर ने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए रेजर डोना से रब्ता किया, फिर कहा, आपकी अमानत यहाँ महल के इस हिस्से में है जहाँ मास्टर सेकंड डोना की इजाज़त के बगैर कोई कदम नहीं रख सकता और मास्टर सेकंड डोना किसी मामले में मसरूफ़ हैं। रेजर डोना ने पूछा, ऐसी क्या मसरूफियत है कि सोलारस की बेटी को हमारे हवाले करने की उसे फुर्सत नहीं है? हमें उनकी मसरूफियत का इल्म नहीं है और ना ही यहाँ के अफसरान कुछ जानते हैं। वहाँ के आला अफसर को फ़ोन दो। गीजर डोना के फौजी अफसर ने उससे फ़ोन लेकर कहा, मास्टर फर्स्ट डोना आपका ताबेदार सलाम अर्ज़ करता है। सलाम अपने मास्टर को करो और उसे कहो कि हमसे फ़ोन पर बात करे या राब्ता स्क्रीन पर हमें नज़र आए। हम देखना चाहते हैं वो किस सिलसिले में मसरूफ़ है। मैं मुआफ़ी चाहता हूँ, मैं आप तीनों मास्टर्स का नमक ख्वार हूँ, लेकिन आपके हुक्म की तामील नहीं कर सकता। मास्टर सेकंड डोना ने फ़ोन के ज़रिए भी गुफ्तगू से मना किया है। सच सच बताओ, सोलारस की बेटी कहाँ है? हम आपसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं कर सकते। वो सोलारस की बेटी के साथ महल के ख़ास हिस्से में है। रेजर डोना ने उससे रब्ता ख़त्म किया। फिर छोटे भाई रेजर डोना से रब्ता किया और कहा, हमारे भाई गीजर डोना की नीयत में फितूर पैदा हो गया है। वो मेरी अमानत में ख़यानत कर है। उसने सोलारस की बेटी को अब तक मेरे अफसरान के हवाले नहीं किया है। रेजर डोना ने कहा, हो सकता है कोई मसला पैदा हो गया हो। आपने उसके अफसरान से गुफ्तगू की है, ज़रा सब्र कर लें। थोड़ी देर बाद हम दोनों राब्ता स्क्रीन पर उसका मुहासबा करेंगे। तुम कहते हो तो मैं सब्र करता हूँ, लेकिन वह छोटा होकर मेरी तौहीन कर रहा है।
महल के इस खास हिस्से में बदी बदी को ले गया है जहाँ उसका कोई मातियत इजाज़त के बगैर नहीं जाते। ऐसी जगह मेरी अमानत को पहुँचाने का मकसद क्या हो सकता है? क्या मैं अहमक हूँ? प्लीज़ ब्रदर, हम तीनों भाइयों में कभी किसी बात पर इख्तलाफ पैदा नहीं हुआ। ऐसा पहली बार हो रहा है। हमारी दानिशमंदी यही होगी कि हम इस इख्तलाफ को बढ़ने ना दें। हमारा इत्तेहाद हमेशा की तरह कायम रहना चाहिए। छोटे भाई के समझाने पर बड़े भाई ने थोड़ी देर तक सब्र किया, मगर 2 घंटे फिर 4 घंटे गुजर गए। बड़े भाई के दोनों अफसरान ने वापस आकर कहा, मास्टर सेकंड डोना अपने महल के खास हिस्से से बाहर नहीं आ रहा। उसने कॉर्डलेस के जरिए हमसे कहा है कि हम वापस जाएं। वो किसी वक्त आपसे रब्ता करेगा। रेजर डोना के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने छोटे भाई से रब्ता करके कहा, तुमने थोड़ी देर तक सब्र करने को कहा था, मगर अब 5वां घंटा गुजर है। उसने मेरे अफसरान को वापस भेज दिया और कहा है कि मुझसे किसी वक्त रब्ता करेगा। छोटे भाई लेजर डोना ने कहा, ब्रादर, गीजर डोना की हरकतें यकीन दिला रही हैं कि वह दस्तूर के खिलाफ काम कर रहा है। अब हमें सोचना होगा कि उसका मुहासबा किस तरह किया जाए। वो भाई कहलाने के काबिल नहीं रहा। एक औरत की खातिर उसने हम दोनों के एतमाद को धोखा दिया है। वो हमारे जोन के एक हिस्से में हुकूमत करने के काबिल नहीं रहा। हम दोनों भाई उसके इलाके का मुहासरा करेंगे और उसे हुकूमत से दस्तबरदार होने पर मजबूर करेंगे। मैं आपके फैसले की तायद करता हूँ, लेकिन हमें जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। हम आज ना सही कल उसके इलाके का मुहासरा करेंगे। उसे अपना फैसला नहीं सुनाएंगे। पहले उसे सफाई पेश करने का मौका देंगे। रेजर डोना ने कहा, अब मैं कल तक सब्र करूंगा। वह एक औरत को लेकर हमारे जोन से आखिर कहाँ जा सकेगा? उसे अपनी सफाई पेश करनी होगी और हमारी दी हुई सज़ा को भुगतना होगा। 10 घंटे गुजरने के बाद रेजर डोना ने फिर फ़ोन पर गीजर डोना के फौजी अफसर से रब्ता किया। अफसर ने कहा, मास्टर फर्स्ट डोना, मैं क्या अर्ज़ करूं? हमारा मास्टर खाने पीने के लिए बाहर नहीं आ रहा है। मैं उसका मोतमद ख़ास हूँ। उसने मुझसे खाने पीने की चीज़ें मंगवाई। मैं ज़रूरत की चीज़ें देकर वापस आया हूँ। रेजर डोना रब्ता ख़त्म करके सोचने लगा। उसने स्क्रीन पर खला में बदी बदी को आते वक्त देखा था। वो बिलाशुबा वहाँ कनीज़ बनकर रहने वाली औरतों के मुकाबले में ज़्यादा हसीन और पुरकशिश थी। गीजर डोना पिछले 10 घंटे से महल के खास हिस्से में था, बाहर नहीं आ रहा था। ये दीवानगी बता रही थी कि बदी बदी उस पर हुस्न शबाब का सहर फूंक रही है। फिर अचानक पूरे जोन में खतरे का अलार्म बजने लगा। तीनों भाइयों ने स्क्रीन पर खला का मंजर देखा। वहाँ रोशना नजर आ रही थी। बड़े भाई रेजर डोना ने छोटे भाई लेजर डोना से कहा, एक और हसीना आ रही है, मगर अकेली है और इसके जिस्म पर एटमी लिबास भी नहीं है। रोशना भी हुस्न शबाब में बदी बदी से कम नहीं थी। छोटा भाई लेजर डोना आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रहा था। रेजर डोना ने पूछा, तुम खामोश क्यों हो? मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हो? लेजर डोना ने चौंक कर पूछा, ब्रादर, आप क्या कह रहे हैं? मगर तुम कहाँ खो गए थे? मैं सोच रहा था कि अकेली क्यों भटक रही है और ये कौन हो सकती है? शायद सोलारज इसे जानता हो। महल के खास हिस्से में बदी बदी गीजर डोना की आगोश में थी। स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोली, ये तो मेरी सहेली रोशना है, लेकिन अब सहेली नहीं रही, मेरी दुश्मन बन गई है। मैं चाहती हूँ इसे अपने जोन में ना आने दो। गीजर डोना ने कहा, इस जोन में औरत को बड़ी फराख दिली से खुशामदीद कहा जाता है। मैंने तुम्हारी खातिर दोनों भाइयों को नाराज़ किया। वो दोनों मेरे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ज़रूर कुछ सोच रहे होंगे। अगर मैं उनसे कहूँगा कि रोशना को यहाँ ना आने दिया जाए तो वो मेरी बात नहीं मानेंगे। रोशना के पास एटमी लिबास नहीं था। उसके साथ कोई दूसरा नज़र नहीं आ रहा था। उससे कोई ख़तरा नहीं था। उसे जोन में आने की इजाज़त दी गई। बदी बदी ने चौंक कर कहा, मैं ये बताना भूल गई कि अर्जी दुनिया के कुछ लोग अपने ठोस जिस्म को साए में तब्दील कर लेते हैं। रोशना के साथ ज़रूर कोई साया आ रहा है। गीजर डोना ने कहा, तुम मज़का खेज बात कह रही हो। भला ठोस जिस्म साए में कैसे तब्दील हो सकते हैं? मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। तुम्हारी इस बात को सच मान लूँगा, लेकिन मेरे दोनों भाई यही समझेंगे कि मैं उन्हें एक हसीन औरत से महरूम करने के लिए ऐसी बचकाना बातें कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे भाइयों की नहीं, तुम्हारी फ़िक्र है। मैं चाहती हूँ कि रोशना के साथ आने वाला साया तुम्हारी तरफ रुख ना करे, लेकिन रोशना दुश्मन बनकर ज़रूर इधर का रुख करेगी। मेरी जान, मैं दुश्मनों से निमटना जानता हूँ। तुम मेरा मूड ख़राब ना करो। अजीब जादूगरनी हो। मुझे अपने आप से और सभी से बेगाना कर दिया। करो और जादू करो। वो उसे बहलाने लगी, लेकिन रोशना ने फ़िक्रमंद कर दिया। सोलारज इसी महल में था। वो सोच के ज़रिए बोली, बॉब, हम दोनों यहाँ महफूज थे। आपकी भी सलामती यकीनी थी, लेकिन अभी रोशना इस जोन में पहुँच गई है। यहाँ सबको तन्हा दिखाई दे रही है। आप समझ सकते हैं कि वो तन्हा नहीं होगी। उसके साथ एक या एक से ज़्यादा साए होंगे। ये तो हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। सोलारस ने कहा, हम पर बड़ा बुरा वक्त आ गया है। एक मुसीबत से बचते हैं तो दूसरी मुसीबत पीछे पड़ जाती है। बहरहाल मैं सोचता हूँ कि रोशना को दोबारा किस तरह अपना बनाया जा सकता है। हमारी सलामती इसी में है कि वो फिर तुम्हारी बेहतरीन सहेली बन जाए। दूसरी तरफ रोशना जोन के उस हिस्से में पहुँच गई थी जहाँ छोटे भाई लेजर डोना की हुक्मरानी थी। एक फौजी अफसर उसे कह रहा था, ये शूज़ उतार दो, कैदियों को नंगे पाँव रखा जाता है। लेजर डोना स्क्रीन पर ही उसे देखकर दीवाना सा हो गया था। वहाँ अपनी खूबसूरत गाड़ी में उसे करीब से देखने आया था और उसे देखकर सैरज़दा सा हो रहा था।
अब उसके सोचने का अंदाज भी यही था कि एक हुक्मरान की हैसियत से उसके पास सब कुछ था, लेकिन कोई ऐसी हसीन औरत नहीं थी जिसे वह हमेशा अपनी मलकियत बनाकर रखता। वक्त उस पर मेहरबान था। उसके एक भाई की तरह उसे भी एक बेमिसाल हसीना मिल सकती थी, बशर्ते कि वो अपने भाई गीज़र डोना की तरह बड़े भाई की अमानत में ख़यानत करने का हौसला करता। लेज़र डोना ने अफसर से कहा, इसे नंगे पाँव ना चलाओ, ये मेरी कार में बैठकर शूज़ उतारेगी। उसने रोशना का हाथ थाम लिया। वह मुस्कुराकर एक अदाए नाज से उसके साथ चलने लगी। लेज़र डोना उसके हुस्न और उसकी अदाओं पर दिल ही दिल में कुर्बान हो रहा था। रोशना ने कार में बैठकर शूज़ उतारकर फौजी अफसर के पास फेंक दिए। फिर वो कार चल पड़ी। तेज़ रफ्तारी से दौड़ने के बाद फिज़ा में परवास करने लगी। रोशना जानती थी कि इस जोन में किस तरह औरत को मिठाई की तरह तकसीम किया जाता है। उसने लेज़र डोना की दीवानगी को भांप लिया था और ये सोच लिया था कि उसे अपना असीर बनाएगी। अगर ना बना सकी तो उसकी किसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएगी। उसने लेज़र डोना से मोहब्बत का ड्रामा शुरू कर दिया। उसके महल में पहुंचने तक इस तरह अपना दीवाना बनाती रही कि वो कई बरस का भूखा प्यासा उसके लिए जुनून में मुब्तला हो गया। फिर उसने भी महल में पहुंचकर वही किया। हुक्म दिया कि महल के ख़ास हिस्से में कोई कदम न रखे, बाहर फौजियों का सख्त पहरा रहे। अगर बड़े भाई लेज़र डोना के अफसर आएँ तो उनसे कह दिया जाए कि अभी अभी इम्पोर्ट होने वाली हसीना उसकी मलकियत है, लिहाजा लेज़र डोना के हवाले नहीं की जाएगी। उसने फ़ौज के कमांडर से रब्ता करके कहा, फ़ौज के तमाम जवानों को अलर्ट रखो। वो बूढ़ा लेज़र डोना जवान औरत को देखकर मुंह से राल टपकाने लगता है, अपने छोटे भाइयों से दुश्मनी पर आमादा हो जाता है। उसके किसी अफसर को मेरे इलाके में दाखिल ना होने दिया जाए। उसके अहकामात की तामील होने लगी। जब लेज़र डोना के 2 अफसरान उस इलाके में दाखिल होने लगे तो उन्हें रोक दिया गया और ये कहकर वापस कर दिया गया कि यह मास्टर थर्ड डोना का हुक्म है। ऐसा हुक्म क्यों सादिर किया गया है, ये भाई भाई आपस में समझ लेंगे। लेज़र डोना ने रोशना को स्क्रीन पर देखा था और दिल को समझाया था कि बदी बदी ना सही, उसके मुकाबले की एक हसीना मिलने वाली है। वो बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन फ़ोन पर उसके अफसरान ने बताया कि लेज़र डोना के हुक्म पर उन्हें इस इलाके में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई है। यह सुनते ही उसके कानों में खतरे की घंटी बजने लगी। एक के बाद दूसरा भाई बगावत कर रहा था। उसने फ़ोन पर महल के अफसर से रब्ता किया और कहा, लेज़र से कहो अभी मुझसे स्क्रीन पर रब्ता करे। अफसर ने माजरत चाहते हुए कहा, महल के खास हिस्से में किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, हत्ता कि उस हिस्से के तमाम फ़ोन भी बंद कर दिए गए हैं। जब तक वह रोशना के साथ बाहर नहीं आएंगे तब तक उनसे बात नहीं हो सकेगी। लेज़र डोना गुस्से से तिलमिला गया। उसने फ़ोन बंद करके सोचा, अभी अपनी फ़ौज को तैयारी को हुक्म दे और लेज़र डोना के महल पर चढ़ाई कर दे। उसने फ़ौज के कमांडर को बुलाकर मशवरा किया। कमांडर ने कहा, मास्टर, उन दोनों भाइयों ने सोची समझी स्कीम के मुताबिक ऐसा किया है। वह दोनों मुत्तहिद होंगे तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। 2 मुत्तहिदा फ़ौजी कुव्वतों को ललकारना दानिशमंदी नहीं है। क्या तुम हमें अपनी तौहीन बर्दाश्त करने का मशवरा दे रहे हो? आप हिकमत अमली से काम लें, किसी एक भाई को अपना बना कर रखें और उसे दूसरे के खिलाफ जंग पर आमादा करें। जब वो दूसरा आपके कदमों में आ गिरेगा तो फिर तीसरे भाई से निमटने में आसानी होगी। लेज़र डोना ने सर झुकाकर सोचा, बुढ़ापे में बड़ी जल्दी गुस्सा आता है। मैंने गुस्से में ये नहीं सोचा कि ये सब कुछ दोनों भाइयों की मिली भगत से हो रहा है। अगर मैं एक पर हमला करूंगा तो दूसरा उसकी मदद के लिए आएगा, फिर मुझे दोनों छोटे भाइयों से शर्मनाक शिकस्त खानी पड़ेगी। मुझे गुस्सा थूकना होगा, तब भी हिकमत अमली से दोनों पर थूक सकूंगा। तकरीबन 15 घंटे बाद गीज़र डोना ने बड़े भाई से फ़ोन पर रब्ता किया। फिर कहा, ब्रदर, तुम्हें इस बात पर गुस्सा आ रहा होगा कि मैंने अमानत में ख़यानत किया, लेकिन मैं दिल से मजबूर हूँ। अब भी बदी बदी का दीवाना हूँ। तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि उसे भूल जाओ। यह अब हमेशा मेरी शरीक हयात बनकर रहेगी। कोई दूसरा इसे हाथ नहीं लगा सकेगा। दोनों अपनी अपनी स्क्रीन पर एक दूसरे को देख रहे थे। लेज़र डोना ने हंसते हुए कहा, मैं बड़ा भाई हूँ, मेरा दिल भी बड़ा है। मैं पहले ही फैसला कर चुका हूँ कि जो तुम्हें पसंद आ गई है वो तुम्हारी रहेगी। लेकिन वो लेज़र डोना मुझे तुम्हारे खिलाफ बहुत भड़का रहा था और कह रहा था कि तुम्हारे इलाके पर फ़ौज कशी की जाए और तुम्हें शिकस्त देकर इस जोन से निकाल दिया जाए। गीज़र डोना ने कहा, ब्रदर, वो ऐसा क्यों कहेगा? वो भी तो यही कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा है कि मैंने तुम्हारे खिलाफ कदम नहीं उठाए। वो भी तुम्हारे नक्शे कदम पर चल रहा है। मैं तो तुम्हारे लिए फ़राक दिल हूँ, लेकिन उसे मुआफ़ नहीं करूँगा। दिल में ऐसी दुश्मनी रखने वाला भाई कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। उसी स्क्रीन पर अचानक छोटा भाई लेज़र डोना नजर आया। उसने कहा, मैंने अपनी मशीन का साउंड खुला रखा था और बड़े भाई की बातें सुन रहा था, लेकिन मशीन के उस हिस्से को बंद रखा था जो मेरा अक्स तुम दोनों की स्क्रीन तक पहुंचाता है। अब आप मेरी बोलती हुई तस्वीर भी देख रहे हैं। फिर उसने गीज़र डोना को देखते हुए कहा, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे ये बूढ़ा भाई हम दोनों की जवानी से जल रहा है। इसी भाई ने मुझसे कहा था कि तुम बागी हो गए हो, तुम्हारे इलाके का मुहासरा किया जाएगा, फिर तुम्हें इस इलाके की हुक्मरानी से महरूम कर दिया जाएगा। लेज़र डोना ने कहा, यह झूठ बोल रहा है, तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है। लेज़र डोना ने कहा, मैं झूठे को उसकी कब्र तक पहुंचाता हूं। मैंने आपकी वह तमाम बातें रिकॉर्ड कर ली थी, ये रिकॉर्डिंग आप भी सुने।
उसने एक रिकॉर्डर को ऑन किया। उसमें से बड़े भाई रेजर डोना और छोटे भाई लेजर डोना की पिछली गुफ्तगू सुनाई देने लगी। यह साबित होने लगा कि बड़े भाई ने गीजर डोना के इलाके का मुहासरा करना चाहा था, लेकिन छोटे भाई ने समझाया कि कल तक सब्र किया जाए और गीजर डोना को अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया जाए। बड़े भाई ने कहा, यह झूठ है, लेजर डोना फ्रॉड कर रहा है। रिकॉर्डर से मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्योंकि मैंने ऐसा नहीं कहा है। गीजर डोना ने बड़े भाई से कहा, मैं नादान बच्चा नहीं हूँ, बदी बदी मेरे पास है। तुम 10 घंटे के दौरान कई बार मेरे महल के अफसर को फ़ोन कर चुके थे और उसे गुस्सा दिखा रहे थे, और अब झूठी फराक दिली दिखा रहे हो कि तुमने बदी बदी को मेरे नाम कर दिया। आज से पहले तुमने कभी हमारे छोटे भाई लेजर डोना के खिलाफ कुछ नहीं कहा था। अब तुम बूढ़ी चाल चल रहे हो और हम दो भाइयों को आपस में लड़ाकर दोनों का इत्तेहाद तोड़कर बारी बारी हमें कुचलना चाहते हो। लेजर डोना ने कहा, यह बड़ा भाई नहीं रहा, हमारे लिए खतरा बन गया है, किसी वक्त भी हमें बेखबरी में नुकसान पहुंचा सकता है। बेहतर यही है कि हम दोनों भाई मुत्तहिद होकर इस बूढ़े को इसके इलाके से महरूम कर दें। बड़े भाई ने कहा, बकवास मत करो, तुम्हारी क्या ताकत है कि मुझे इस इलाके से बेदखल कर सको। गीजर डोना ने कहा, दो भाइयों के मुतहद्दा कुव्वत की आंधी में तुम तिनके की तरह उड़ जाओगे। बेहतर है कि तुम खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दो। जंग होगी तो बेशुमार बेकसूर फौजी मारे जाएंगे। हम 3 घंटे बाद तुमसे आखिरी राब्ता करेंगे। मशीनें ऑफ हो गईं, तीनों की स्क्रीन सादा हो गई। बड़ा भाई रेजर डोना गुस्से से उठकर टहलने लगा। फिर उसने कमांडर को बुलाकर कहा, तुम्हारे मशवरे के मुताबिक मैं हिकमत अमली से काम ले रहा था, लेकिन वो दोनों तो पहले ये मंसूबा बना चुके हैं कि मुझे अपने इस इलाके से महरूम करेंगे। कमांडर ने पूछा, वो कहते क्या हैं? और क्या कहेंगे? उन्होंने साफ तौर से कहा है कि मैं खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दूं, वरना जंग छिड़ जाएगी। क्या हम उनसे कमज़ोर हैं? क्या तुम मशवरा दोगे कि हम उनके सामने घुटने टेक दें? वो बोला, मैं ऐसा मशवरा नहीं दूंगा। अगर आप इजाज़त दें तो मैं फ़ौज के चंद आला अफसरान को बुलाता हूँ। हम सब यकजा होकर मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जंगी तैयारियाँ करने के मंसूबे बनाएंगे। शाबाश, तुम वाकई दलेर कमांडर हो। जाओ और फ़ौज के आला अफसरान को ले आओ। वो चला गया। आधे घंटे बाद फ़ौज के 6 आला अफसर कमांडर के साथ आए। उन्होंने आते ही उसे चारों तरफ से घेर लिया। एक ने लेज़र गन उसकी कनपट्टी से लगा कर कहा, ज़रा भी हरकत करोगे तो जान से जाओगे। दूसरे अफसर ने उसके जिस्म से तमाम हथियार उतार लिए। फिर कमांडर ने कहा, अभी मैंने मास्टर सेकंड डोना से फ़ोन पर बात की थी। वो दाना है, जंग छेड़कर बेकसूर फ़ौजियों की हलाकत नहीं चाहता है, जबकि तुम अपनी आन की खातिर हम सबको मौत के मुंह में धकेलना चाहते हो। रेजर डोना ने कहा, कमांडर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं उनका बड़ा भाई हूँ। वो 1000 इख्तलाफात के बावजूद मेरी ये तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे कि चंद फौजी अफसर मुझे हिरासत में लेकर नहत्ता कर दें। कमांडर ने राब्ते की मशीन ऑन की। स्क्रीन पर दोनों छोटे भाई अपने अपने महल में नजर आए। गीजर डोना ने कहा, ब्रादर मैंने तुम्हारे कमांडर से कहा था कि आज तक इस जोन में किसी फौजी का खून नहीं बहाया गया, लिहाजा अमन सलामती की खातिर खामोशी से बड़े भाई को हिरासत में लेकर आहनी सलाखों के पीछे रखा जाए। छोटे भाई लेजर डोना ने कहा, इस बुढ़ापे में हमारे भाई की हवस नहीं गई, लिहाजा आहनी सलाखों के पीछे एक औरत पहुंचा दी जाए, ऐसी औरत जो इसकी जवानी और बुढ़ापे की तस्वीर पेश कर सके। दोनों भाइयों के अहकामात की तामील की गई। रेजर डोना को आहनी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। वहाँ उसके आराम करने के लिए कुर्सियाँ और सोने के लिए पलंग था। ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी और जो कमी रह गई थी वो भी पूरी कर दी गई। आहनी सलाखों के पीछे एक औरत पहुंचा दी गई। उस औरत की कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर झुर्रियाँ थी, मुंह में दांत नहीं थे, सर के तमाम बाल सफ़ेद हो चुके थे। वो उसे देखते ही गरज कर बोला, कौन हो तुम, जाओ यहाँ से। वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, डोना मुझे पहचान, मैं तेरी जवानी की पहली औरत हूँ। मैंने तेरे लिए औलाद पैदा की, तूने मुझे फ़ौज के आला अफसरों के हवाले कर दिया। क्या औरत को इस तरह जलील किया जाएगा तो ये पहचान बाकी रहेगी कि कौन किसकी औलाद है? तुम्हारी पहली औलाद का नाम है गीजर डोना। तुमने उसे बेटे की बजाय भाई बनाकर जवान किया। बेटा जवान हो तो बाप बूढ़ा कहलाता है, भाई जवान हो तो बूढ़े होने वाले बाप के मुतालिक कहा जाता है कि वो भाई से सिर्फ 2 बरस बड़ा है। तुम्हें हमेशा जवान बनकर रहने का शौक था। वो फिर गरज कर बोला, बकवास मत करो, मैं गला घोंट कर तुम्हें मार डालूंगा। मरने वाली को क्या मारोगे? मैं 30 बरस में 18 बच्चे पैदा कर चुकी हूँ। मुझ में जान क्या रही है, मैं तो मरने वाली हूँ। अफसोस कि मैं 18 में से सिर्फ गीजर डोना को पहचानती हूँ। मेरे बाकी बच्चे कहाँ बिखर गए, मुझसे होने वाली बेटियाँ जवान होकर कहाँ तकसीम होती रहीं, ये मुझे कुछ मालूम ना हो सका। आहनी सलाखों वाला दरवाज़ा खुला। एक दूसरी बूढ़ी औरत अंदर दाखिल हुई। उसने कहा, मैं तुम्हारे दूसरे बेटे लेजर डोना की माँ हूँ, मगर तुमने उसकी परवरिश बेटा नहीं भाई बनाकर की। आज उस जवान बेटे के तुम बूढ़े बाप नहीं हो बल्कि बड़े भाई हो, और बड़े भाई की उम्र बाप के बराबर नहीं होती, बस छोटे भाई से कुछ ज़्यादा होती है। आज हम बूढ़ियों को देखकर अपनी उम्र का हिसाब करो। हमें यह कभी जाहिर करने की जरूरत ना होती कि हमने तुम्हारे 2 बेटों को जन्म दिया है, लेकिन जब ये मालूम हुआ कि तुम हुक्मरान नहीं रहे तो हमने तुम्हारे दोनों बेटों पर उनकी असलियत जाहिर कर दी। गीजर डोना की माँ ने कहा, वो दोनों बेटे तैश में आ गए थे।
तुमने उनकी माओं को बाजारी बना दिया था। वो तुम्हें अपने हाथों से हलाक करना चाहते थे, लेकिन हमने अपनी कसम देकर उन्हें तुम्हारी हलाकत से बाज रखा है। लेज़र डोना की माँ ने कहा, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक तुम्हें एक पिंजरे में बंद करके पूरे जोन में घुमाया जाएगा। जोन के तमाम बाशिंदे तुम्हें कंकर मारेंगे और तुम पर थूकेंगे। उन थूकने वालों में हमारे बेटे और बेटियां यानी गीज़र और लेज़र के माँ जाए होंगे। यानी वो अपने भाई बहन की हैसियत से पहचानती हैं, ना ही हम जन्म देने वालियाँ अब उन्हें पहचान सकती हैं। तुम्हें पूरे जोन में घुमाने के दौरान ऐलान किया जाएगा कि आइंदा यहाँ हर औरत किसी एक की शरीक हयात बनकर रहेगी। औरत को जबरन किसी के हवाले नहीं किया जाएगा। वो जिसे पसंद करेगी वही उसका जीवन साथी होगा। उन दोनों बूढ़ियों की मुट्ठियों में कंकर थे। वो उसे कंकर मारने लगी और उस पर थूकने लगी। जो उसके साथ होने वाला था ये उसकी इब्तदा थी। रेजर डोना अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए उनके करीब आया, फिर उनकी गर्दनें दबोचकर दोनों के सर टकरा दिए। उन बूढ़ियों में जान कितनी रह गई थी। दोनों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने दोनों बाजू में उनकी गर्दनें दबोच लीं। बाहर से एक सिपाही ने उसे ललकारा, छोड़ दो इन्हें। वह जल्दी से आनी दरवाजे को खोलकर अंदर आया। उसके करीब आने तक रेजर डोना ने उन्हें छोड़ दिया। वह दोनों टूटी हुई शाखों की तरह फर्श पर गिर पड़ी। दोनों के दीदे फैलकर हमेशा के लिए साकित हो गए थे। बड़ी तवज्जो, एहतियात और हिफाजती इंतजामात के बावजूद राज हमेशा राज नहीं रहता। लोहे की चार दीवारी में भी कोई राज हो तो उस लोहे की दीवार में सुराख बन जाते हैं। रमीरेज और टेरी टेलर ने बड़ी राजदारी से ट्रांसफार्मर मशीन तैयार कर ली थी। जहां वो मशीन तैयार की गई थी उस जजीरे में रफ्ता रफ्ता इतने फौजी अफसर और जवान आ गए थे कि वो जजीरा यहूदी सुरागरसानों की नज़रों में आ गया था। ये उन दिनों की बात है जब मशीन तैयारी के पहले मरहले में थी। जजीरे के काबिल एतमाद अफसरान की ड्यूटी बदलती रहती थी। एक अफसर ड्यूटी करने के बाद आराम करने जजीरे से निकलकर वाशिंगटन आया तो एक यहूदी जासूस ने उसे हिसाबी कमज़ोरियों में मुब्तला किया। फिर अल्पा ने तनवीमी अमल के जरिए उसे अपना ताबेदार बना लिया। उसे हदायत की कि वह शऊरी तौर पर यह भूला रहेगा कि उस पर अमल किया गया है। वो पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही हस्ब आदत सांस रोक लिया करेगा। ट्रांसफार्मर मशीन के मुकम्मल होने तक एल्पा ने एक और फौजी अफसर को अपना मामूल और ताबेदार बना लिया। 2 योगा के माहिर अफसरान एल्पा के आलाकार बन गए थे, रमीरेज और टेरी टेलर। वक्तन फ़वक्तन जजीरे के तमाम अफसरान और फौजी जवानों के दिमागों में जाते रहते थे और उनके चोर ख्यालात पड़ते रहते थे। लेकिन जो अफसरान एल्पा के तनवीमी अमल को भूल गए थे, उस अमल की बातें उनके दिमाग के चोर खाने में भी नहीं थी। एल्पा ने अपने ताबेदार अफसरों के लिए एक सिग्नल कोड मुकर्रर किया था। इस कोड को सुनने के बाद वो अफसरान अज खुद उसके ताबेदार बन जाते थे। ऐसी सूरत में रमीरेज और टेरी टेलर उन अफसरान पर शुबा ना कर सके। वह मुतमईन होते रहे कि इस जजीरे का कोई फौजी फर्द किसी दुश्मन के ज़ेर असर नहीं है। फिर उन्हें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। उन्होंने मोराई और उसके 4 रोबोट्स को बड़ी चालबाजी से गिरफ्तार किया। उन सब के एटमी लिबास और फ्लाइंग शूज़ हासिल कर लिए और सिफर पावर पर बेजान रहने वाले रोबोट्स के मसनूई दिमागों की स्टडी करने के लिए अमेरिका के तजुर्बाकार साइंसदानों के पास भेज दिया। दूसरे काबिल एतमाद साइंसदानों को हदायत की कि वो फौजी हेडक्वार्टर में आए और वहाँ एटमी लिबास और फ्लाइंग शूज़ के नमूने देखकर वैसे ही बेशुमार एटमी लिबास और फ्लाइंग शूज़ तैयार करें। ये तमाम चीज़ें जजीरे में थीं। इन्हें सख्त निगरानी में वाशिंगटन के आर्मी हेडक्वार्टर में पहुँचाना था। रमीरेज ने जर्नल से ख्याल ख्वानी के जरिए कहा, हमें 5 लिबास और 5 शूज़ के जोड़े हासिल हुए हैं। मैं और टेरी टेलर दुश्मनों की गिरफ्त से बचते हुए मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। इसलिए हम दोनों को 2 एटमी लिबास और 2 फ्लाइंग जोड़े फ्लाइंग शूज़ दिए जाएं। हमारे जिस्मों पर वो लिबास होगा तो कोई दुश्मन हमें ट्रैप करने नहीं आएगा। जनरल ने कहा, हमारे साइंसदान और हथियार बनाने वाले माहिरीन इन चीज़ों की स्टडी करेंगे। पता नहीं उन्हें कितने लिबास और शूज़ की नमूने के तौर पर ज़रूरत होगी। ये चीज़ें पहले माहिरीन के सामने हमारी निगरानी में रहेंगी। जब ऐसे लिबास और शूज़ कामयाबी से तैयार हो जाएं तो तुम दोनों का ये मुतालबा ज़रूर पूरा किया जाएगा। टेरी टेलर ने कहा, सोलारस के साथ 2 रोबोट आए थे। उनके एटमी लिबास और फ्लाइंग शूज़ बाबा साहब के इदारे में पहुंच गए। हो सकता है उस इदारे के माहिरीन ऐसे लिबास और शूज़ तैयार करने में कामयाब हो गए हों। सिर्फ एक नमूना देखकर ऐसी चीज़ें तैयार की जा सकती हैं। रमीरेज ने कहा, हम जितनी भी कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं उतने ही खतरात हमारे लिए बढ़ गए हैं। हम दोनों के लिए वो लिबास और जूते बहुत ज़रूरी हैं। जनरल ने कहा, आप दोनों की खिदमत हमेशा मिसाल बनाकर पेश की जाएंगी। आपने बड़ी जहानत से खुद को रूपोश रखा है। जब तक दूसरे एटमी लिबास और फ्लाइंग शूज़ तैयार ना हो आप दोनों इसी तरह रूपोश रहें। दुश्मन आप दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। क्या आपकी इतनी बातों का खुलासा यही है कि अभी हमें ये चीज़ें नहीं दी जाएंगी? ये तमाम चीज़ें आप दोनों की हैं, लेकिन फ़ौजी नज़्म ज़ब्त और रसूलों को मद्देनज़र रखें और अभी इन चीज़ों का मुतालबा न करें। उन्होंने जर्नल से रब्ता ख़त्म कर दिया। फिर रमीरेज ने टेरी टेलर के पास आकर कहा, यह जर्नल हमें फ़ौजी नज़्म ज़ब्त और रसूल सिखा रहे। हमने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, हर मुश्किल वक्त में मुल्क और कौम से वफ़ादारी का सबूत दिया है। क्या जर्नल हमारा ऐसा मुतालबा पूरा नहीं कर सकता है जिससे हम और ज़्यादा महफूज रहें? इस तरह मुल्क और कौम की भलाई होगी। टेरी टेलर ने कहा, जर्नल ने अपने असूल बताए हैं।
हम भी अपने बताएंगे तो उसे अकल आ जाएगी। उन तमाम एटमी लिबासों और शूज़ को जजीरे से ले जाने और आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचाने की जिम्मेदारी कर्नल को दी गई। कर्नल ने एक और आला अफसर और 2 फौजी जवानों को साथ लिया। एटमी लिबास और शूज़ को 5 अलग अलग बैगों में रखकर उन्हें लॉक किया। फिर एक हेलीकॉप्टर में जजीरे से रवाना हो गया। हेलीकॉप्टर जजीरे से परवाज करके समंदर पर से गुजरता हुआ जनूबी अमेरिका के मगरबी साहिल पर पहुंचा तो एक वीरान से साहिल पर उतरने लगा। कर्नल ने पूछा, यहाँ क्यों उतरे हो? पायलट ने कहा, हेलीकॉप्टर में कोई खराबी महसूस हो रही है। मैं चेक करके मुतमईन होने के बाद आगे चलूंगा। रमीरेज और टेरी टेलर जजीरे के कर्नल और एक आला अफसर पर हावी थे। उनके कालाकार ने हेलीकॉप्टर के अंदर आकर वहां से 2 बैग उठा लिए। 2 फौजी जवानों ने उन्हें गन पॉइंट पर रोकना चाहा तो कर्नल ने हुक्म दिया, इसे ना रोको, बैग ले जाने दो। दोनों फौजी जवानों ने उसे नहीं रोका। उसने दोनों बैग उठाकर हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई। फिर दौड़ता हुआ दूर एक हेलीकॉप्टर में जाकर बैठ गया। फिर वो हेलीकॉप्टर परवाज करता हुआ वहां से जाने लगा। रमीरेज और टेरी टेलर उन दोनों अफसरान के दिमाग से निकल गई, लेकिन एल्पा अपने मामूल और ताबेदार कर्नल के अंदर मौजूद थी। कर्नल ने उसकी मर्जी के मुताबिक एक बैग उठाया, फिर हेलीकॉप्टर से बाहर जाने लगा। आला अफसर ने पूछा, सर आप ये बैग कहाँ ले जा रहे हैं? कर्नल ने कहा, मेरे एक बैग को ना देखो, अभी चंद मिनट पहले जो 2 बैग यहाँ से गुम हो चुके हैं, पहले उन्हें तलाश करो। हेलीकॉप्टर के बाहर एक कार खड़ी हुई थी। कर्नल ने कार में बैठे हुए शख्स को वो बैग दिया। कार तेज रफ्तारी से जाने लगी। आला अफसर ने कहा, रोको, उस कार को रोको। दोनों फौजी जवान हेलीकॉप्टर से बाहर आए, लेकिन कार बहुत दूर जाकर नजरों से ओझल हो रही थी। एल्पा ने कर्नल के दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। वो एक हाथ से सर थाम कर बोला, मैं हेलीकॉप्टर से बाहर कैसे आ गया? आला अफसर ने कहा, सर किसी दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले ने आपको अलाकार बनाया था। वो दुश्मन एक बैग ले गया। उससे फौजी अफसर ने आला अफसर से कहा, आप भी दुश्मन के अलाकार बन गए थे। इससे पहले 2 बैग यहाँ से एक शख्स ले गया। उन अफसरान ने हेलीकॉप्टर के अंदर आकर देखा, 3 बैग गायब हो चुके थे, सिर्फ 2 रह गए थे। वो सब परेशान होकर एक दूसरे का मुंह तकने लगे। पायलट अपनी सीट पर आ गया। कर्नल ने पूछा, तुमने हेलीकॉप्टर यहाँ क्यों उतारा था? सर मुझे महसूस हो रहा था कि हेलीकॉप्टर में कोई खराबी पैदा हो गई है। यह एहसास बार बार पैदा हो रहा था। मैंने सोचा कोई हादसा न हो जाए, इसलिए यहाँ उतरकर मैंने इंजन वगैरह चेक किया, लेकिन किसी जगह कोई खराबी नहीं है। कर्नल ने कहा, किसी टेलीपैथी जानने वाले ने पहले पायलट को उतरने पर मजबूर किया, फिर उसने हम लोगों को आलाकार बनाया था। रमीरेज और टेरी टेलर ने पायलट को मजबूर किया था और 2 बैग ले गए थे। वो ये नहीं जानते थे कि उनके बाद एल्पा भी इस मौके से फ़ायदा उठाने वाली है, और वो फ़ायदा उठा चुकी थी। हेलीकॉप्टर फिर परवाज करने लगा। कर्नल ने मोबाइल फ़ोन के जरिए जनरल से रब्ता किया, फिर जो कुछ उनके साथ हुआ वो सब कुछ बताने लगा। जनरल ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, कर्नल तुमने और उस अफसर ने यह बात क्यों छुपाई कि किसी के मामूल और ताबेदार बन चुके हो? हम किसी के मामूल और ताबेदार नहीं है। आप ज़रा गौर करें, सिर्फ रमीरेज और टेरी टेलर ऐसे हैं जिनकी सोच की लहरों को हम में से कोई महसूस नहीं करता है। आप इंक्वायरी करें, अभी हकीकत मालूम हो जाएगी। जनरल फौरन ही कायल हो गया। रमीरेज और टेरी टेलर ने एटमी लिबास और शूज़ का मुतालबा किया। मुतालबा पूरा ना होने पर उन्होंने टेलीपैथी के जरिए अपने ही मुल्क के फौजी अफसरों को ट्रैप किया और अपने ही मुल्क के लिए काम आने वाली अहम चीज़ों को लेकर चले गए। जनरल उनके खिलाफ सोच रहा था और गुस्से से टहल रहा था। फिर उसने आर्मी हेडक्वार्टर और मुल्क के आला हुकाम से रब्ता किया और रमीरेज और टेरी टेलर के खिलाफ जहर उगलने लगा। ऐसे वक्त उसे अपने अंदर रमीरेज की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, जनरल तुम जैसे अफसरान ने हमारे दर्जनों टेलीपैथी जानने वालों को बागी बनाया और उन्हें हमारे मुखालफिन के पास जाकर पनाह लेने पर मजबूर कर दिया। टेरी टेलर ने कहा, अगर तुम हमें 2 एटमी लिबास और 2 जोड़े फ्लाइंग शूज़ दे देते तो हम ज़बरदस्ती अपनी मतलूबा चीज़ें हासिल न करते। अभी तुम सोच रहे हो कि हम तुम्हारे दिमाग में कैसे चले आए, तो ये भी सुन लो। मैंने और रमीरेज ने जजीरे में ट्रांसफार्मर मशीन के पास जितने अफसरान और फौजी जवानों को आने दिया है, उन सबको फ़र्दन फ़र्दन पहले अपना मामूल और ताबेदार बनाया है, फिर उनके दिमाग से तनवीमी अमल किए जाने वाली बात बुला दी। रमीरेज ने कहा, हम तुम्हारे दिमाग पर कब्जा जमाकर अपनी मतलूबा चीज़ें हासिल कर सकते थे, लेकिन ये जाहिर नहीं करना चाहते थे कि तुम हमारे मामूल हो। अभी तुम हमारे खिलाफ जहर उगल रहे हो, इसलिए मजबूरन हम तुम्हारे अंदर आकर बता रहे हैं कि तुम्हारी हैसियत क्या है। तुम जनरल हो मगर हमारे गुलाम हो। जनरल दोनों हाथों से सर थाम कर बैठ गया। रमीरेज ने कहा, अभी तुम हमारे खिलाफ गलत रिपोर्ट दे रहे थे कि हम 3 बैग ले गए हैं। हमें सिर्फ 2 की ज़रूरत थी और हम सिर्फ 2 बैग ले गए हैं। जनरल ने पूछा, तो फिर तीसरा बैग कौन ले गया? क्या वाकई तीसरा बैग नहीं है? आर्मी हेडक्वार्टर में सिर्फ 2 बैग पहुंच रहे हैं। बैग ले जाने वाले कर्नल ने रिपोर्ट दी है। यकीन ना हो तो जाकर कर्नल के ख्यालात पढ़ लो। वो दोनों कर्नल के अंदर आकर उसके ख्यालात पढ़ने लगे। तब मालूम हुआ कि जब उनका अलाकार 2 बैग लेकर चला गया तो कर्नल गायब दिमाग था। दूसरे अफसर ने उसे बताया कि वो एक बैग उठाकर हेलीकॉप्टर से बाहर गया और उसने वो बैग एक कार में बैठे हुए शख्स को दिया था। फिर इससे पहले कि इन तमाम हालात को समझते वो कार दूर जाकर उनकी नज़रों से ओझल हो गई। रमीरेज ने हैरानी और परेशानी से पूछा, टैरी तीसरा बैग कौन ले जा सकता है? टैरी ने कहा, जो ले गया है वो कर्नल को आसानी से आलाकार बना लेता है। यानी कर्नल इस बात से बेखबर है कि वो किसी का मामूल और ताबेदार बन चुका है।
हमें इसके आमिल के बारे में, इसके चोर ख्यालात से कुछ मालूम नहीं होगा, और टेलीपैथी जाने वाले दुश्मन बेशुमार हैं। हम सिर्फ इतना यकीन से कहते हैं कि फरहाद के किसी टेलीपैथी जानने वाले ने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि ऐसा करने के लिए वो इतनी जद्दोजहद नहीं करते। साया बनकर आसानी से 5 बैग ले जाते। ये ऐसे ख्यालख्वानी करने वालों में से किसी का काम है जो साया नहीं बन सकती हैं। वो सोचने लगे। देवी, पातशाह, माइक खरारे और एल्पा 4 बड़े नाम जहन में आ रहे थे। उनके अलावा भी कई ख्यालख्वानी करने वाले थे, लेकिन चालबाजी में वो चारों सबसे आगे थे। रमीरेज, टेरी टेलर और दुनिया के बड़े ममालिक और ख़तरनाक तंजीमों को अभी तक ये बात मालूम नहीं थी कि देवी और पाशा खलाई जोन में पहुंच गए हैं। आइंदा भी खलाई सफ़र के लिए बाबा साहब के दायरे में तैयारियां हो रही थीं। अमेरिका में एटमी लिबास और फ्लाइंग शूज़ तैयार किए जाने वाले थे। ऐसे में यहूदी पीछे नहीं रह सकते थे। ऐसे गैर मामूली जूते और लिबास तैयार करने के लिए एल्पा भी एक बाजी जीत कर गई थी।